नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बजट का। तो बजट को हम लोग उसी तरीके से याद करेंगे जैसे हम लोगों ने आरबीआई एनुअल रिपोर्ट को याद किया, इकोनॉमिक सर्वे को याद किया, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड रिपोर्ट को याद किया। तो वो 3 डॉक्यूमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, वो तीनों हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया है। आशा करता हूँ कि वो चीज़ आपको अभी भी याद है। अगर याद नहीं है तो मेरा पीडीएफ से वापस से रिवाइज़ कर लीजिए। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बजट 2024-25। तो बजट का क्या हाइलाइट्स था, उस पूरा हाइलाइट्स को आज हम लोग याद कर लेंगे। हाँ, याद कर लेंगे। सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, याद कर लेंगे, क्योंकि याद करना इंपॉर्टेंट है कि नहीं? और मैं आपको बोल रहा हूँ कि बजट जो है, ये पिछला 3 डॉक्यूमेंट से सबसे बेस्ट आपको समझ में आएगा। इसके लिए मैंने बहुत मेहनत किया है, करीब-करीब 1.5 दिन और 1 रात मैंने इस पे लगाया है, तब जाकर के ये डॉक्यूमेंट मैंने प्रिपेयर किया है। और इस डॉक्यूमेंट के बाद फिर मैंने एक नोट्स भी प्रिपेयर किया है, जैसे कि मैंने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में किया था। इससे आपको बहुत फ़ायदा पहुँचा था, ये चीज़ मैंने समझा और फिर यहाँ पर भी मैं उसी तरीके से आपको फ़ायदा पहुँचाना चाहता हूँ। ये जो बजट का डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर मैंने कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट को छोड़ा नहीं है, सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट को यहाँ पर एम्बेड किया हुआ है। तो इसीलिए आपको ये चिंता लेने की बात नहीं है कि इसके बाद हम और क्या करें, कुछ मत करिए, इतना ही याद कर लीजिए वही इनफ है। और याद क्या करिए, हम आपको याद अभी करा देंगे, ठीक है? टेंशन का बात नहीं है, वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक है? और लास्ट में मैं समराइज़ जो कराता हूँ, उसको 2 बार देख लीजिए, बस आपको याद हो जाएगा। और एक बार होगा तो रीड कर लीजिएगा, बस काम खत्म। ठीक है? तो बजट में हम लोग क्या-क्या देखेंगे? बजट का क्या मेन पॉइंट्स है उसको तो हम लोग देखेंगे। बजट के अंदर बहुत सारे स्कीम्स भी लॉन्च हुआ है उसको भी देखेंगे। 9 प्रायोरिटीज़ एरियाज़ था, तो वो सारा प्रायोरिटी एरिया को हम लोग समझेंगे, है ना? तो एक पेज, ये दूसरा पेज, ये तीसरा पेज और ये चौथा पेज। ये 4 पेज में बजट कंप्लीट हो गया है। तो आपको लग रहा होगा कि हाँ, याद तो हो जाएगा, लेकिन 4 पेज है, 4 पेज है। टेंशन मत लीजिए, 4 पेज को भी मैं कंप्रेस करके 1 पेज कर दिया हूँ। ठीक है? ये देखिए, ये है आपका 1 पेज में। पूरा बजट को मैंने 1 पेज में ले आया है। इसके लिए मैंने बहुत मेहनत किया है, तो इसीलिए आप 1 लाइक मुझे दे सकते हैं, ठीक है? अगर वीडियो पसंद नहीं आएगा तो लाइक हटा दीजिएगा, नहीं तो लाइक दे दीजिए अभी, क्योंकि भूल जाते हैं आप बाद में, ठीक है? आप लाइक दे दीजिए। अभी हम लोग यहीं से पढ़ेंगे, ठीक है? बाद में फिर हम लोग रीड कर लेंगे ये डॉक्यूमेंट को, 4 पेज को। ये 4 पेज में मैंने समराइज़ करके जो भी आपका कंटेंट था ना, बेस्ट कंटेंट उसको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया था, ठीक है? 4 पेज में। इसके बावजूद इस 4 पेज को भी मैंने और कंप्रेस किया है, ताकि जब ये जो बजट का डॉक्यूमेंट है, ये आपका 2 मिनट में रिवीजन हो जाए। 2 मिनट का मैं बात कर रहा हूँ मैं, 2 मिनट में रिवीजन हो जाएगा, ठीक? तो क्या करा जाए? पहले हम लोग डायरेक्टली नोट्स को समझते हैं, ठीक है? चलिए अब हम लोग समझते हैं इस पूरा नोट्स को। स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले। तो इस बार का जो बजट था, वो क्या बात करता है? सबसे पहले ये जान लेते हैं, ब्रॉड वे में समझते हैं कि बजट का हाइलाइट्स क्या था। ये जो बजट था, ये विकसित भारत को लेकर के रोड मैप बताया कि देखो हम लोग किस तरीके से विकसित भारत बनेंगे 2047 के अंदर-अंदर, ठीक है? तो ये क्या है? ये एक रोड मैप है टू विकसित भारत। इसमें हम लोग फोकस किए हैं मैगी पे। एम से महिला, ए से अन्नदाता, जी से गरीब और वाई से युवा। तो महिला, अन्नदाता, गरीब, युवा। गरीब युवा मतलब युवा तो गरीब ही रहता है ना, ठीक है? और महिला है वो अन्न देती है, तो महिला अन्नदाता, गरीब यूथ, महिला अन्नदाता, गरीब यूथ, ठीक है? वुमेन, फार्मर्स, पुअर, यूथ। तो ये 4 पे हम लोगों का फोकस था। इस बार का बजट ये 4 लोगों पे फोकस करता है, महिला, अन्नदाता, गरीब, यूथ, ठीक है? और उसके बाद थीम, थीम है हमारा एसईडबलएम, एस से स्किलिंग, ई से एम्प्लॉयमेंट, एम से मिडिल क्लास, एम से एमएसएमई। मेरे साथ बोलिए, स्किलिंग, एम्प्लॉयमेंट, मिडिल क्लास, एमएसएमई। तो थीम क्या है? एसईडबलएम। और फोकस किस पे किए हैं हम लोग? एमएजीवाई, महिला, अन्नदाता, गरीब, यूथ, ठीक है? इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे पीएम पैकेज प्लस न्यू स्कीम्स। इस बजट के अंदर प्रधानमंत्री पैकेज में 5 स्कीम्स लॉन्च किया गया, ठीक है? ताकि एम्प्लॉयमेंट को हम लोग और इम्प्रूव कर पाएँ। एम्प्लॉयमेंट की बहुत स्थिति खराब है, तो इसके लिए एक हम लोग पैकेज प्लान लेकर के आए हैं। पैकेज के अंदर 5 स्कीम्स है, ठीक है? इसके लिए हम लोग कह रहे हैं इसको पीएम पैकेज। तो पीएम पैकेज के अंदर 5 स्कीम्स है, जो कि एम्प्लॉयमेंट के लिए आया है, और न्यू स्कीम्स भी है कुछ, जो कि जारी किया गया है इस बजट के अंदर। इस बजट में 9 प्रायोरिटी एरियाज पे बात किया गया है, और ये प्रायोरिटी एरिया कौन-कौन सा है वो हम लोग देखेंगे। लेकिन ओवरऑल हम लोग को क्या मालूम चला कि ये जो बजट है, ये एक रोड मैप है टू विकसित भारत 2047। इसमें फोकस करते हैं हम लोग मैगी पे। एम से महिला, ए से अन्नदाता, जी से गरीब और वाई से यूथ। महिला, अन्नदाता, गरीब, यूथ। और थीम रखा गया था एसईडबलएम, सेम। एस से स्किलिंग, ई से एम्प्लॉयमेंट, एम से मिडिल क्लास, एम से एमएसएमई। इसके अंदर पीएम पैकेज के अंदर 5 स्कीम्स जारी किया गया और नए-नए स्कीम्स भी बताया गया है। 9 प्रायोरिटी एरियाज भी यहाँ पर बताया गया है। तो 9 प्रायोरिटी एरियाज क्या-क्या है वो हम लोग देखेंगे। साथ में पीएम पैकेज और न्यू स्कीम क्या-क्या है वो भी हम लोग देखेंगे।
तो अब हम लोग देखते हैं पीएम पैकेज के अंदर कितना स्कीम दिया गया है। 5 स्कीम दिया गया है ना, तो सारा 5 स्कीम को एक बार हम लोग रीड कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग क्या क्या न्यू स्कीम्स है उसके बारे में भी समझ लेंगे, ठीक है। और फिर 9 प्रायोरिटी एरिया क्या क्या है उसको भी देख लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पीएम पैकेज को देख करके। मैंने क्या कहा कि पीएम पैकेज में आपको 5 स्कीम दिया गया है सरकार के द्वारा। किसके लिए? एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारा जो यूथ है वो गरीब है गरीब यूथ, मैंने आपको बोला ना गरीब यूथ। तो इसीलिए जो यूथ है उनको तो हम लोगों को जॉब देना पड़ेगा। और जॉब कब दे पाएंगे? जब उसको स्किल कर पाएंगे, उसको इंटर्नशिप पकड़ाएंगे, यानी कि उसको एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड बहुत सारा चीज करवाना है, यूथ से बहुत सारा चीज करवाना है। इसीलिए एक पैकेज रिलीज किया गया जिसका नाम रखा गया पीएम पैकेज। इसके अंदर 5 स्कीम है। पहला 3 स्कीम जो है वो है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव। इसके अंदर हम लोग इंसेंटिव देंगे ताकि एम्प्लॉयमेंट बढ़ पाए। क्या हो रहा है भाई साहब? एम्प्लॉयमेंट बढ़ पाए। उसके बाद फिर हम लोग स्किलिंग को लेकर के काम करेंगे और इंटर्नशिप को लेकर के काम करेंगे। इसीलिए कहा गया कि हम लोग 5 स्कीम जारी की। पहला 3 जो है वो एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव है, और बाकी 2 गो जो है उसमें हम लोग स्किल देते हैं और इंटर्नशिप करवाते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव के अंदर 3 स्कीम है, ठीक है। कौन कौन सा स्कीम है एक बार देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला है फर्स्ट टाइमर, दूसरा जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और तीसरा सपोर्ट टू एम्प्लॉयर्स। इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं पीआईबी में, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला है फर्स्ट टाइमर, तो जो व्यक्ति भी पहली बार जॉब लेने के लिए गया है, पहली बार इंप्लॉयमेंट लेने के लिए गया है, तो उसको एक चीज फायदा मिलेगा, सरकार की तरफ से उसको 1 मंथ का वेज फ्री में दिया जाएगा। 1 मंथ का वेज उसको फ्री में दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपका जो 1 मंथ का वेज है वो है 10 करोड़, तो आपको नहीं मिलेगा। आपका सैलरी कम से कम 1 लाख पर मंथ होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए, तभी आपको 1 महीना का वेज सरकार देगा। लेकिन कितना देगा? 15,000 तक ही देगा, उससे ज्यादा नहीं देगा, समझे। वो 15,000 तक ही देगा आपको। और ये जो 15,000 है वो भी आपको सीधा नहीं देगा, 3 इंस्टॉलमेंट में देगा। इसका कारण क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ सरकार क्या चाहता है? पहला, सरकार चाहता है कि बहुत सारा ऐसा बच्चा है ना जो कि काम करना नहीं चाहता है, समझे। वो चाहता है कि हम और पढ़ाई करें और बड़ा सा जॉब निकालें, तो काम करना नहीं चाहता है। लेकिन जब हम लोग ये चीज बोल देंगे कि हम लोग 1 मंथ का वेज तुम लोग को देने वाले हैं, 15,000 तुम कमा सकता है फ्री का, तो वो लोग क्या करेगा? फर्स्ट टाइम जाएगा और कहीं इंप्लॉयमेंट ले लेगा, ठीक है। अगर एम्प्लॉयमेंट ले लिया और 1 महीना काम करके छोड़ दिया, सरकार से 15,000 ले लिया और 1 महीना काम करके छोड़ दिया, तो इसीलिए सरकार बोलता है रुक बेटा रुक, ये 15,000 तुमको एक बार हम देंगे नहीं, हम 3 इंस्टॉलमेंट में देंगे, तुम काम करो। तो 3 इंस्टॉलमेंट में दिया, ठीक। अब मान लीजिए कि किसी का सैलरी है 3 लाख पर मंथ, 4 लाख पर मंथ, तो वो लोग भी क्या इसमें अप्लाई कर सकता है? नहीं, वो लोग अप्लाई नहीं कर सकता है। जिसका सैलरी 1 लाख पर मंथ से कम होगा या फिर 1 लाख होगा, वही लोग इस स्कीम के अंदर फायदा उठा सकता है, ऐसा कहना था। तो 1 मंथ का वेज यहाँ पर सरकार के द्वारा दिया जाएगा, लेकिन कितना तक? 15,000 तक ही। और ये जो 15,000 भी मिलेगा वो 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। ये उसी के लिए एप्लीकेबल होगा जिसका सैलरी 1 लाख पर मंथ से कम होगा। ये तो हो गया स्कीम ए। स्कीम बी है जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इसके अंदर क्या होगा कि जो भी ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन है उसका रीइंबर्समेंट दे देगा सरकार। जैसे मान लीजिए कि कहीं पर भी आप गए, एम्प्लॉयमेंट में गए, तो जो एम्प्लॉयर होता है और एम्प्लॉय होता है, दोनों के हिस्से से कुछ ईपीएफओ में जाता है ताकि उसको बाद में पेंशन मिल पाएगा। तो दोनों के हिस्से से 12% करके जाता है ना, ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन। तो ये जो ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन है ये सरकार दे देगा, ऐसा सरकार का कहना है कि जो भी एडिशनल एम्प्लॉयमेंट होगा तो उसमें जो भी एम्प्लॉयर होगा और जो एम्प्लॉय होगी या होगा, उसका जो भी ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन है वो सरकार दे देगा, ठीक है। तो सरकार जो है रीइंबर्स कर देगा ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन बोथ फॉर एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉइज, ठीक है। 4 साल तक ये काम करेगा। तो ये हो गया दूसरा स्कीम। तीसरा स्कीम में वो बोलता है कि हम लोग एम्प्लॉयर्स को सपोर्ट करेंगे। अगर हम लोग एम्प्लॉयर को सपोर्ट करेंगे तो वो और व्यक्ति को बुलाएगा और एम्प्लॉई को बुलाएगा और अपने पास काम करवाएगा। इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। एम्प्लॉयर ही तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहा है, तो एम्प्लॉयर को हम लोगों को सपोर्ट देंगे। एम्प्लॉयर को कैसे सपोर्ट दे सकते हैं? उन लोग को बोलेंगे कि तुम लोग को हम पैसा दे रहे हैं, कितना? 3,000 पर मंथ उन लोग को पैसा देंगे, समझे। और 24 क्या लिखा हूं मैं यार, 2 ईयर, और ये 2 साल तक देगा। तो 3,000 रुपया पर मंथ देगा सरकार टू सपोर्ट एम्प्लॉयर्स, ठीक है। और ये जो है ये 2 साल के लिए है, 24 नहीं, ये 2 साल के लिए। हाँ, इसको कैसे ठीक कर दें, ठीक है। ये तो हो गया कि एम्प्लॉय लिंक्ड इंसेंटिव के अंदर 3 स्कीम लॉन्च किया गया। इसके बाद स्किलिंग और इंटर्नशिप के लिए किया गया। तो हम लोग देखें कि पीएम पैकेज में 5 स्कीम था। पहला 3 स्कीम हम लोगों ने देखा कि एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव को लेकर के था। अब चौथा स्कीम को देखते हैं, 5वां स्कीम को देखते हैं। तो सरकार ये जान रहा था कि देखो भाई साहब, हम तो कितना ही पैसा दे दे,
एम्प्लॉयर को भी पैसा दे दें, एम्प्लॉय को भी पैसा दे दें, तो इससे क्या होगा, सब मेरा फायदा तो उठा लेगा, सरकार का पैसा तो ले लेगा और घर चला जाएगा, फिर जॉब नहीं करेगा। ये जो फर्स्ट टाइमर वाला है, ये 3 महीना तक 15,000 ले लेगा, फिर ये काम करने छोड़ देगा, या फिर इसको एम्प्लॉयर जो है उसको हटा देगा। एम्प्लॉयर को 2 साल तक हम लोग 3,000 पर मंथ देंगे, उसके बाद एम्प्लॉयर क्या करेगा, एम्प्लॉय को भगा देगा। जॉब क्रिएशन में ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन तो इसका फायदा तो ले लेगा, एम्प्लॉयर भी ले लेगा, एम्प्लॉय भी ले लेगा, और फिर छोड़ देगा। ये चीज जानता था सरकार कि हम लोगों का जो मेन प्रॉब्लम है, जो रूट कॉज है ना एम्प्लॉयमेंट नहीं होने का, वो है स्किल। बहुत सारा ऐसा बच्चा है जिसके पास स्किल नहीं है, और स्किल इसीलिए नहीं है क्योंकि जहां आईटीआई से पढ़ करके आया था, आईटीआई में उस तरह का स्किल सिखाया ही नहीं गया था, वहां का जो कोर्स है वो पुराना हो गया था। तो वहां का कोर्स को हम लोग थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज करेंगे, उसको ठीक करेंगे, और ठीक करके आईआईटी में और बच्चा को पढ़ाएंगे। इसीलिए हम लोग बोले कि देखो भाई साहब, जो हो चुका तो हो चुका, लेकिन अब जो आने वाला बच्चा है उन लोगों को हम लोग को लेटेस्ट कोर्स देना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग 1000 आईटीआई को अपग्रेड किए, 1000 आईटीआई को अपग्रेड किए विद लेटेस्ट कोर्स। वहां पर अब लेटेस्ट कोर्स के हिसाब से उन लोगों को हम लोग चीजें पढ़ाने लगे। इससे क्या होगा कि उन लोगों का स्किलिंग होगा। ये 5 साल तक ये प्रोग्राम चलेगा, ठीक है। इसके बाद है इंटर्नशिप। अब देखिए, स्किलिंग जब हम लोगों को करा देते हैं, स्किलिंग तो ठीक है, लेकिन जब इंटर्नशिप करेगा ना बच्चा, तब वो एक्चुअल में चीज सीखता है, नहीं तो सीखेगा नहीं। तो इंटर्नशिप के लिए क्या करा सरकार, इंटर्नशिप के लिए किया कि 500 टॉप कंपनीज में इंटर्नशिप चालू कर दिया जाएगा। इसमें कितना आदमी को फायदा होगा, कितना स्टूडेंट को फायदा होगा, 1 करोड़ बच्चे को फायदा होगा। यहाँ पर स्टाइपेंड कितना दिया जाएगा, 5,000 रुपया पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाएगा, और पहली बार 6,000 रुपया दिया जाएगा। तो पहली बार किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बच्चे को जो इंटर्नशिप करने आया है, उसको 6,000 दे देंगे वन टाइम। उसके बाद फिर 5,000 करके उसको पर मंथ देंगे। इससे क्या होगा कि इंटर्नशिप के लिए भी लोग उत्साहित होगा और जाकर के इंटर्नशिप करेगा। तो पैसा का लालच में इंटर्नशिप करेगा, और अगर इंटर्नशिप करेगा तो चीज सीखेगा, अगर कोई स्किल सीखेगा तो उसका जॉब मिल जाएगा, तो जॉब मिल जाएगा तो सरकार को कम गाली देगा, है ना। ये है इंटर्नशिप के लिए। स्किलिंग के लिए कहा गया कि देखो, स्किलिंग तो हम ही प्रोवाइड करा रहे हैं खराब खराब, तो हम अपना ही स्किलिंग को ठीक करते हैं। इसीलिए 1000 आईटीआई को थोड़ा सा अपग्रेड किया गया। कैसे अपग्रेड करेगा, लेटेस्ट कोर्स के साथ अपग्रेड करेगा अगला 5 साल में, ठीक। तो हम लोग पीएम पैकेज के अंदर क्या क्या देखें। पीएम ने एम्प्लॉयमेंट को लेकर के पैकेज रिलीज किया। इसमें 5 स्कीम था। पहला 3 स्कीम में ये इंसेंटिव दे रहा था। तो पहला 3 स्कीम में स्कीम ए फर्स्ट टाइमर लोगों के लिए था, जो पहली बार जाकर के एम्प्लॉयमेंट लेगा, उसको हम लोग 1 मंथ का वेज फ्री में दे देंगे, लेकिन कितना तक, 15,000 तक ही। और ये जो 15,000 भी देंगे वो 3 इंस्टॉलमेंट में देंगे, ठीक है। और उन लोगों को ही ये पहली बार वेज मिलेगा फ्री में, जो जिसका सैलरी 1 लाख से कम हो या फिर 1 लाख हो, ठीक। स्कीम बी में कहा गया कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम लोग जॉब क्रिएट करने वाले हैं। तो कैसे कर सकते हैं, हम लोग ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन रिम्बर्स करेंगे। सरकार जो है ईपीएफओ में जो भी कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, तो दोनों का रिम्बर्समेंट सरकार करेगा अगला 4 सालों में। और स्कीम सी में कहा गया सपोर्ट एम्प्लॉयर्स, हम लोग एम्प्लॉयर को सपोर्ट करेंगे। अगर एम्प्लॉयर को सपोर्ट करेंगे तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को लेकर के आएगा। तो एम्प्लॉयर को हम लोग किस तरह से सपोर्ट करेंगे, उन लोगों को 3,000 पर मंथ पैसा देंगे 2 साल तक, ठीक। और ये 3,000 पर मंथ है क्या, ये 3,000 पर मंथ कुछ नहीं है, एम्प्लॉयर जो ईपीएफओ में कंट्रीब्यूशन करता है उसके लिए दिया जा रहा है सरकार के द्वारा पैसा, 3,000 पर मंथ, ठीक है। ये 2 साल तक दिया जाएगा। तो हम लोगों ने पीएम पैकेज के अंदर 5 स्कीम देख लिया। पहला 3 हम लोगों ने देखा एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव, और दूसरा हम लोगों ने देखा स्किलिंग और इंटर्नशिप। स्किलिंग में हम लोग 1000 आईटीआई को अपग्रेड कर रहे हैं विद लेटेस्ट कोर्स अगला 5 सालों में। और इंटर्नशिप के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 500 टॉप कंपनीज को बोल रहे हैं कि तुम लोग इंटर्नशिप कराओ, और इसमें तुम लोग स्टाइपेंड देना 5,000 पर मंथ, और फर्स्ट टाइम में 1 टाइम 6,000 रुपए देना। पहली बार तुम 6,000 रुपए देना, और उसके बाद तुम 5,000 रुपए करके देना, ठीक है। ऐसा कहा सरकार। अब ये जो 6,000 रुपया पहली बार देगा कोई भी कंपनी, तो सोचेगा साला 6,000 रुपया देंगे, झूठ का पैसा देंगे इसको। तो सरकार बोलेगा कि नहीं, इसको जो हम लोग सीएसआर में तुम्हारा मान लेंगे, तुम सीएसआर में ऑलरेडी खर्चा करता है ना, तो अभी तुम इसी में खर्चा कर दो, तुम 6,000 जो फर्स्ट टाइम देगा उसको हम लोग सीएसआर में काउंट कर लेंगे। ऐसा कहना था सरकार का। तो पीएम पैकेज में हम लोगों ने क्या क्या देखा कि 5 स्कीम लॉन्च किया गया, किसके लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो पहला 3 स्कीम जो था उसमें हम लोग इंसेंटिव दे रहे थे फर्स्ट टाइमर्स को, जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सपोर्ट टू एम्प्लॉयर्स। फिर हम लोग क्या किए, स्किलिंग और इंटर्नशिप को लेकर के कुछ स्कीम जारी किए। स्किलिंग के लिए हम लोग कहें कि हम लोग 1000 आईटीआई को अपग्रेड करेंगे विथ लेटेस्ट कोर्स 5 सालों के लिए। और इंटर्नशिप में हम लोगों ने कहा कि 500 टॉप कंपनीज में हम लोग 1 करोड़ बच्चों को भेजेंगे, और 1 करोड़ बच्चा क्या करेगा, हर महीना वो 5,000 रुपया स्टाइपेंड कमाएगा, और 6,000 रुपया उसको एक बार में मिलेगा, वन टाइम में मिलेगा,
ठीक है, ये था पीएम पैकेज। इसके बाद बहुत सारा न्यू स्कीम भी जारी हुआ, वो न्यू स्कीम को भी एक बार देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला है क्रेडिट गारंटी स्कीम टू एमएसएमई। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम रिसाइज कर लेते हैं ताकि आपको समझा सके हम। ये चलिए, तो यहाँ पर 7 स्कीम है जो कि लॉन्च किया गया है, 7 स्कीम। ठीक है, 7 मैजिकल नंबर, तो 7 स्कीम लॉन्च किया गया है। क्या क्या है? पहला है क्रेडिट गारंटी टू एमएसएमई इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एमएसएमई है, उन लोग को हम लोग क्रेडिट गारंटी दे रहे हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बोलेंगे तुम लोग जी खोल करके मशीन पर परचेज करो, और मशीन मशीन परचेज करने के लिए तुमको लोन लेना पड़ेगा। तो लोन तुम लो, तुमको कोई कोलेटरल नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि गारंटी सरकार देगा। तो एमएसएमई, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो एमएसएमई है, जब कोई मशीन खरीदने के लिए लोन लेने के लिए जाएगा बैंक से, तो उसको कोई भी गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, कोई भी कोलेटरल नहीं देना पड़ेगा। वो जो कोलेटरल है वो कैसे कवर हो जाएगा? गवर्नमेंट गारंटी देगा। कितना गवर्नमेंट गारंटी देने वाला है? सारे एमएसएमई को टोटल 1000 करोड़ का गारंटी देने वाला है। टोटल गारंटी गवर्नमेंट कितना देने वाला है? 1000 करोड़ का गारंटी देने वाला है। वाह, मस्त बात है ये तो। अब है मुद्रा लोन। मुद्रा लोन में जो तरुण कैटेगरी है, उनका लिमिट जो है 10 लाख से 20 लाख कर दिया गया है। पहले तरुण कैटेगरी में आप लोन ले सकते थे 10 लाख तक का, ठीक है, 5 से 10 लाख तक का आप लोन ले सकते थे। अब वहां पर 20 लाख तक का लोन लिया जा सकता है। ठीक है, अब है अगला ग्राम सड़क योजना। ग्राम सड़क योजना का फेज 4 अभी चालू होने वाला है, और इस फेज 4 में क्या होगा, 25,000 इनहेबिटेशन में रोड पहुंच जाएगा। बहुत सारा बस्ती है, बस्ती को ही हम लोग बोलते हैं इनहेबिटेशन, जहां पर बहुत सारा गांव का आदमी लोग रह गया, इसको हम लोग देसी भाषा में बोलते हैं बस्ती। समझे, बसा हुआ है, समझे। तो बहुत सारा बस्ती है, तो 25,000 बस्ती तक हम लोग ग्राम सड़क योजना को लेकर जाएंगे। ये फेज 4 में होने वाला है। पीएम आवास योजना के अंदर 3 करोड़ नया घर हम लोग बनाएंगे। 3 करोड़ नया घर बनाएंगे हम लोग, और इसमें हम लोग को कितना खर्चा लगने वाला है? 10 लाख करोड़। जहां पर हम एलसी लिखे हैं, इसका मतलब लाख करोड़, ठीक है, 10 लाख करोड़। अब है आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स। तो आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स अभियान भी जारी किया गया। इसमें हम लोग मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सीसम एक्सेट्रा ऑयल सीड्स पे काम करेंगे। फिर पीएम जनजातीय उन्नत प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंदर 63,000 विलेजेस के अंदर हम लोग 5 करोड़ ट्राइबल लोगों के लिए ये प्रोग्राम जारी किए हैं। ये प्रोग्राम को भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पीआईबी के अंदर। फिर एनपीएस वात्सल्य लॉन्च किया गया। इसमें जो है माइनर्स के लिए पेंशन आप जमा कर सकते हैं। ठीक है, माइनर्स के लिए आप पेंशन जमा कर सकते हैं। तो न्यू स्कीम्स में हम लोगों ने क्या क्या देखा? पहला देखा क्रेडिट गारंटी टू एमएसएमई। जो भी एमएसएमई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है, वो मशीन खरीद सकता है, इसके लिए लोन ले सकता है, उसको कोई कोलेटरल नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार गारंटी दे रहा है। टोटल इस सेक्टर के लिए, एमएसएमई के लिए गवर्नमेंट कितना गारंटी दे रहा है? 1000 करोड़। फिर मुद्रा लोन्स के अंदर जो तरुण कैटेगरी है, अब वो 20 लाख का लोन ले सकता है। पहले 10 लाख तक का ले सकता था, अब 20 लाख तक का ले सकता है। ग्राम सड़क योजना का फेज 4 चालू हुआ है, जिसमें 25,000 बस्तियों में ये सड़क पहुंच जाएगा। पीएम आवास योजना में हम लोग 3 करोड़ नया घर बनाने वाले हैं। इसमें कितना खर्चा लगने वाला है? 10 लाख करोड़। आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स, इसके अंदर हम लोग जो भी ऑयल सीड्स है, उसमें हम लोग आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, तो इन लोगों पे हम लोग बहुत सारा कैंपेन या फिर पॉलिसी लेकर के आएंगे। फिर हम लोग पीएम जनजातीय उन्नत प्रोग्राम लेकर के आए। जनजातीय, इसका मतलब ट्राइबल लोगों को हम लोग हेल्प करेंगे। तो 5 करोड़ ट्राइबल लोगों को हम लोग इस प्रोग्राम के अंतर्गत लेकर के आएंगे 63,000 विलेजेस में। फिर एनपीएस वात्सल्य, इसमें क्या होगा कि हम लोग माइनर के लिए पेंशन फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। माइनर के लिए हम लोग पैसा कर सकते हैं, ताकि माइनर के लिए जो भी पैसा है वो बाद में पेंशन के रूप में उसको मिलने लगे, जब वो मेजर बन जाए, है ना, माइनर से मेजर बन जाए, तब उसको इसका फायदा पहुंचने लगे। ठीक है, तो ये सब हम लोग कर सकते हैं। ये सब नया स्कीम हुआ। तो पीएम पैकेज के अंदर क्या स्कीम था, वो भी हम लोगों ने देखा, और न्यू स्कीम क्या क्या रिलीज हुआ, वो भी हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 9 प्रायोरिटीज। तो 9 प्रायोरिटी जो है, इसमें आपको पूरा अच्छे से याद रखना पड़ेगा सबका नाम, इसीलिए सबका नाम मैंने यहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है। ठीक है, क्या क्या नाम है? एग्रीकल्चर, प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस, फिर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, फिर इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, अर्बन डेवलपमेंट, इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, एनर्जी सिक्योरिटी, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। तो ये 9 तरीके का प्रायोरिटीज है जो कि इस बजट में दिया गया है। तो आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग 9 प्रायोरिटीज ऑफ द बजट। ठीक है, और उसमें आपको एक दे देगा ऑप्शन रूरल डेवलपमेंट। तो आप वहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि अर्बन डेवलपमेंट था कि रूरल डेवलपमेंट था। समझे, तो वहां पर आपको लिखना पड़ेगा रूरल डेवलपमेंट नहीं है 9 प्रायोरिटीज के अंदर। इसीलिए ये 9 प्रायोरिटी का नाम जो है वो आपका कमांड में रहना चाहिए।
कैसे कमांड में रहेगा अभी मैं आपको करके दूंगा, ठीक है। अब भी करके देता हूँ, ठीक है? अब भी ठीक करके देता हूँ, ठीक। इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, इसका मैंने एक ट्रिक बनाया है, पैसिमुडेइन, ठीक है। बोलेंगे सर क्या आप क्या बोल रहे हैं ऐसा लग रहा है कि कोई तमिल भाषा या फिर कोई तेलुगु भाषा बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो पैसिमुडेइन, इसको आप ये समझ लीजिए कि ये और कुछ नहीं है, ये डिस्प्रिन है, आपका दवाई है जिससे आपका माथा दर्द खत्म होगा, समझे। याद करने का माथा दर्द तो आपका खत्म हो जाएगा ना, तो ये है पैसिमुडेइन, इससे सारा आपका याद हो जाएगा, आप प्रायोरिटी सारा याद हो जाएगा और नंबर वाइज भी याद हो जाएगा। बजट में यही नंबर दिया गया है, पैसिमुडेइन, ठीक है। पी से आ गया आपका क्या, प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस ऑफ एग्रीकल्चर। ईएस से आ गया आपका एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग। आई से आ गया आपका इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, ठीक है। फिर एम, एम से आ गया आपका मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। यूडी से आ गया आपका अर्बन डेवलपमेंट। ई से आ गया एनर्जी सिक्योरिटी। आई से आ गया इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन, सॉरी, हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन। और लास्ट में एन से आ गया नेक्स्ट जनरेशन। आई से आ गया इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन और एन से आ गया आपका नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स, ठीक है। कैसे आपको याद करना था, पहला नंबर में प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंसी ऑफ एग्रीकल्चर, दूसरा नंबर पे ई से क्या आता है, ई एस का मतलब इंप्लॉयमेंट एंड स्किलिंग। आई से इंक्लूसिव एचआरडी एंड सोशल जस्टिस। एम से एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। यू से अर्बन डेवलपमेंट। ई से एनर्जी सिक्योरिटी। आई से इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। और एन से नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स, ठीक। तो आशा करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आया हो, याद किए हैं आप, ठीक है। तो कैसे आप याद कर सकते हैं, पैसिमुडेइन, ठीक है। ये समझ लीजिए कोई दवाई है, माथा दर्द आपको कम करता है, बजट में ये दवाई पेश किया गया है, ये दवाई खा लो तुम्हारा माथा खराब कम होगा, ठीक है। पैसिमुडेइन, पैसिमुडेइन, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग सब समझते हैं। पहला है एग्रीकल्चर, रेजिलियंसी एंड प्रोडक्टिविटी। एग्रीकल्चर में हम लोग प्रोडक्टिविटी लाना चाहते हैं और रेजिलियंसी लाना चाहते हैं, ठीक है। क्या करे हैं इसके लिए, 1 लाख करोड़ रुपया यहाँ पर लगाए हैं, एलोकेट किए हैं 1.5 एलसी यानी 1.5 लाख करोड़। 109 हाई यील्डिंग वैरायटी यहाँ पर लॉन्च किया जा रहा है। 1 करोड़ फार्मर्स को हम लोग नेचुरल फार्मिंग के अंदर लेकर के आएंगे। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग एग्रीकल्चर में लाना चाहते हैं अगला 3 सालों में। जन समर्थ किसान क्रेडिट कार्ड यहाँ पर इशू किया जाएगा और श्रिम्प फाइनेंस होगा बाय नाबार्ड। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले खर्चा होने वाला है, कितना खर्चा करेगा, कितना एलोकेट किया गया है, 1.5 लाख करोड़। इसके बाद 109 तरीके का हाई यील्डिंग वैरायटी का क्रॉप लेकर के आ रहा है, सीड्स लेकर के आ रहा है, ठीक। फिर 1 करोड़ फार्मर्स को हम लोग नेचुरल फार्मिंग सिखाएंगे और नेचुरल फार्मिंग कराएंगे। नेचुरल फार्मिंग क्या होता है, नेचुरल फार्मिंग का मतलब नेचर के हिसाब से फार्मिंग, यहाँ पर कोई भी केमिकल वगैरह यूज नहीं होगा, पेस्टिसाइड वगैरह यूज नहीं होगा, हाँ, नेचुरली जो यूज होता है वही यूज होगा। आप जानते हैं मेरा गांव में क्या होता है ना, छोटा छोटा कीड़ा होता है ना, छोटा छोटा कीड़ा, उसको ही मार मुर करके खाद बनाता है, समझे। तो वो खाद हो गया बायो खाद, समझे। तो वो बायो खाद किस में आ गया, नेचुरल फार्मिंग में आ गया, समझे। तो इस तरह से बोल रहे हैं हम लोग कि 1 करोड़ फार्मर्स को हम लोग नेचुरल फार्मिंग की तरफ लेके चलेंगे, केमिकल पेस्टिसाइड से उसको दूर करेंगे। इसके बाद हम लोग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर के आ रहे हैं एग्रीकल्चर के अंदर अगले 3 सालों में। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें क्या होगा ना कि ड्रोन से फोटो खींचेगा गांव में कि कौन सा लैंड किसका है और उसका रजिस्ट्री होगा, ऑनलाइन उसका नाम होगा कि ये जो जमीन है ये, अच्छा रतन लाल तुम्हारा है, ठीक है, इसमें लिख देते हैं। अच्छा ये जमीन किसका है, अच्छा पुंसारी लाल तुम्हारा है, अच्छा ठीक, तुम्हारा नाम लिख देते हैं। ऐसे करके डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग ऑनलाइन लेकर के आएंगे जितना भी रिकॉर्ड है, मतलब रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर का ग्राउंड का, ठीक है। उसके बाद जन समर्थ क्रेडिट कार्ड इशू किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद श्रिम्प फाइनेंस किया जाएगा नाबार्ड के द्वारा। तो नाबार्ड जो है वो फाइनेंस करेगा किसके लिए, श्रिम्प के लिए। आप श्रिम्प के मतलब जानते हैं, चाइना में ना श्रिम्प लोग खाता है, जानते हैं श्रिम्प का होता है कि छोटा तरह का मछली है श्रिम्प, हाँ, तो बहुत कांटा वाला मछली होता है, समझे। और चाइना में क्या होता है ना, जिंदा मछली खा लेता है वो लोग। वो श्रिम्प जो है ना वो लोग बोलता है बहुत टेस्टी लगता है। इसका हम एक वीडियो देख रहे थे फेसबुक में, हाँ, पहले जब फेसबुक चलाते थे ना तभी देखते थे कि श्रिम्प में तो नमक मिर्ची डाल दे रहा है और श्रिम्प जो है जिंदा ही है, हाँ, उसमें नमक मिर्ची डाल दे रहा है और खा ले रहा है, समझे। तो श्रिम्प का एक्सपोर्ट हम लोग कर सकते हैं, है ना। तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, प्रोसेसिंग कर सकते हैं, तो फार्मिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए फाइनेंस देगा कौन, नाबार्ड देगा, समझे। तो इतना सारा बात कहा गया एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस के अंदर,
ठीक है। इसके बाद फिर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग को लेकर के क्या बात कहा गया वो भी देखते हैं। एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग के अंदर मॉडल स्किल एंड लोन स्कीम आया है। ये मॉडल स्किल लोन स्कीम क्या है? यहाँ पर हम लोगों ने पीआईबी में भी इस न्यूज को देखा था। इस स्कीम में कहता है कि देखो, जो भी व्यक्ति है, जो भी बच्चा है, जो कि आने वाला फ्यूचर का जो भी टेक्नोलॉजी है उसको सीखना चाहता है, मान लो कि एआई सीखना चाहता है, एमएल सीखना चाहता है, डेटा एंट्री, डेटा एनालिसिस सीखना चाहता है, तो ये सब सीखने के लिए उसको पैसा लगेगा, तो वो लोन ले सकता है। इसके बदले में सरकार जो है लोन के प्रति गारंटी दे देगा। तो जो भी स्किल सीखने के लिए लोन लेने के लिए जाएगा तो उनको लोन मिल जाएगा आराम से। क्यों? क्योंकि गारंटी जो है वो सरकार दे रहा है। सरकार बोल रहा है कि अगर बच्चा लोन नहीं पे कर पाएगा तो सरकार दे देगा। तो इस स्कीम में कितना रुपया मिलेगा किसी भी बच्चा को? 7 लाख रुपया तक मिल सकता है, और 7 लाख रुपया तक मिलेगा और उसमें गवर्नमेंट गारंटी देगा। ठीक है, यहाँ पर 7 लाख करोड़ लिख दिया है मैंने, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। अरे तेरी भैंस की आंखें, क्या हो गया? यहाँ का हटा देते हैं, चलिए ठीक है, व्हाइट वाला लगा देते हैं, ये छोड़ो। ठीक है, तो यह समझ लिया आप लोगों ने कि मॉडल स्किल लोन स्कीम क्या है। इसके बाद है लोन अप टू 10 लाख। 10 लाख तक का लोन भी आप ले सकते हैं फॉर हायर एजुकेशन इन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग के लिए क्या बात कहा गया? तो बोलता है कि देखो, एक स्किल वाला लोन ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, मॉडल स्किल लोन स्कीम। इसके अंदर तुमको कोई स्किल लेना है और उस स्किल लेने के लिए तुम लोन लेने वाले हो, तो लोन ले सकते हो, 7 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। और ये जो लोन है ये बिना किसी कोलेटरल का मिल जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट दे रहा है इसमें गारंटी। ठीक है, गवर्नमेंट कितना गारंटी देगा? इसमें पूरा गारंटी देता है 7 लाख, शायद, मुझे अच्छा से याद नहीं आ रहा है। ठीक, लेकिन हम लोगों ने इसको पीआईबी स्कीम में ऑलरेडी किया हुआ है, पीआईबी न्यूज में। ये तो हो गया एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग को लेकर के। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा? हम लोग देखें एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस, और फिर हम लोग देखें एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग को लेकर के। अब तीसरा प्रायोरिटी है इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। तो इस प्रायोरिटी के अंदर कहा गया कि हम लोग जो है वो पूर्वोदय को इंप्रूव करेंगे। पूर्वोदय मतलब कि इंडिया का जो भी पूरब में स्टेट है, समझे, पूरब में स्टेट है, तो उस स्टेट को हम लोगों को आगे बढ़ाना है। तो क्या आगे बढ़ाएंगे? वहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ लेकर के आएंगे। ठीक है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर के आएंगे, और वहां पर जो भी व्यक्ति है उन लोगों को अपलिफ्ट करेंगे। तो पूर्वोदय यानी कि इंडिया का ईस्टर्न साइड में कौन कौन सा स्टेट में हम लोग पूर्वोदय लेकर के आएंगे? कौन कौन सा स्टेट है बोझ है, जिसपे जिसपे बोझ है वही। तो बोझ किस पे है? बोझ बी से आ गया बिहार, ईस्टर्न एरिया में तो ये हो गया बिहार, ऊ से उड़ीसा, जेएच से झारखंड, और डब्ल्यू बी से वेस्ट बंगाल। तो बोझ है वेस्ट बंगाल पे। अभी वुमेन के लिए वेस्ट बंगाल क्या हो गया है? एक बोझ ही तो बन गया है ना, और उसको हम लोगों को उदय करना है। तो हम लोग भारत का पूर्व को उदय करना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग भारत का पूर्वी राज्य को उदय करना चाहते हैं, पूर्वोदय करना चाहते हैं, है ना। इसके लिए हम लोग इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करना चाहते हैं कि सब कोई तो बढ़ रहा है, लेकिन हमारा जो पूरब वाला इंडिया है, ईस्टर्न इंडिया, वो तो और गिर रहा है, बढ़ क्या रहा है। बिहार गिर रहा है, झारखंड गिर रहा है, वेस्ट बंगाल गिर ही रहा है, उड़ीसा का भी ठीक ठाक है। इसीलिए बोले कि हम लोग पूर्वोदय में हम लोग इंडिया का जो पूर्व राज्य है उसको इंक्लूड करेंगे, उसको हम लोग और बढ़ाएंगे, उसमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करेंगे और सोशल जस्टिस करेंगे। ठीक, बोझ है बी से बिहार, ओ से उड़ीसा, जे से झारखंड, और डब्ल्यू बी से वेस्ट बंगाल। तो 3 हम लोगों ने देखा प्रायोरिटी। अब अगला देखते हैं अर्बन डेवलपमेंट। अर्बन डेवलपमेंट मतलब कि शहरी विकास। तो शहरी विकास हम लोग कैसे कर सकते हैं? जो भी स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, और मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक, ये तीन मिलकर के क्या करेगा? सीवेज ट्रीटमेंट करेगा, फिर वाटर सप्लाई ठीक करेगा, यानी कि अर्बन डेवलपमेंट करेगा। साथ में हम लोग 100 वीकली स्ट्रीट फूड हब बना रहे हैं। हम लोग 100 वीकली स्ट्रीट फूड हब बना रहे हैं हर साल, यानी कि हर साल हम लोग 100 नया वीकली स्ट्रीट फूड हब बनाएंगे। ठीक है, जिसको हम लोग हाट कहते हैं। ठीक है, हाट करते हैं, हाट कहते हैं। हाट मतलब कि खाने वाला। तो स्ट्रीट फूड हब हम लोग बना रहे हैं 100। ठीक है, 100 वीकली, जो हर वीक में लगेगा। मान ली संडे संडे में हाट लग रहा है। ठीक है, तो इस तरीके का एक साल में हम लोग 100 को स्ट्रीट फूड हब बनाने वाले हैं। अगला 5 साल में धीरे धीरे करके हम लोग क्या करेंगे? 500 कर देंगे। तो हर साल 100 करते करते हम लोग 5 साल तक 500 कर देंगे। ठीक है, ये है अर्बन डेवलपमेंट का प्रायोरिटी। इसके बाद कहा गया इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसमें कहा गया कि देखो भाई साहब, बिहार को रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बहुत जरूरत है। हम लोग बिहार में क्या करने वाले हैं? अब इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट को देखते हैं। यहाँ पर एक गड़बड़ हमने कर दिया है, तो अभी मैं ठीक कर देता हूँ। ठीक है, इनोवेशन को डाल दिया है मैंने इंफ्रा में, और इंफ्रा में डाल दिया है इनोवेशन में, खो गया है।
इसको कहाँ पर रखें, तो साइड कर देते हैं। ठीक है, तो इनोवेशन में कहा गया कि इनोवेशन हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक फंड बना दे रहे हैं, बस फंड से ही काम हो जाएगा। ठीक है, तो इनोवेशन में हम लोगों ने क्या किया, इनोवेशन एंड रिसर्च डेवलपमेंट, इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इस प्रायोरिटी के अंदर हम लोग एक फंड जारी कर रहे हैं जिसका नाम होगा अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड। अनुसंधान का मतलब होता है ये अनुसंधान का मतलब होता है एक्सपेरिमेंट। तो हम लोग एक्सपेरिमेंट के लिए एक नेशनल रिसर्च फंड बनाए हैं 1 लाख करोड़ का, और इसके अंतर्गत हम लोग रिसर्च करवाएंगे। और जो भी प्राइवेट प्लेयर है उन लोग को बोलेंगे कि तुम लोग प्रोटोटाइप बनाओ। जब प्राइवेट लोग प्रोटोटाइप बनाएगा, कुछ डेमो बनाएगा, तब तो हम लोग नया नया चीज करवा सकते हैं उन लोगों से। इनोवेशन कब होगा, इनोवेशन तो तब होगा जब हम लोग उन लोगों को प्रेरित करेंगे कि तुम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो। अब सरकारी काम तो होगा नहीं, प्राइवेट लोग ही अच्छे तरीके से इनोवेट कर सकता है। इसीलिए जो भी प्राइवेट प्लेयर है उन लोगों को हम लोग कुछ पैसा देंगे, असिस्टेंस देंगे, जिसका नाम हम लोग क्या रखे हैं, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड। तो नेशनल रिसर्च के लिए हम लोग एक्सपेरिमेंट करने के लिए, अनुसंधान करने के लिए एक फंड बनाए हैं, जिसके फंड में जो पैसा रखा हुआ है उस पैसा को हम लोग देंगे, ताकि तुम लोग आराम से प्रोटोटाइप बनाओ, सैंपल बनाओ, अपना एक्सपेरिमेंट लेकर के आओ और हमको सैंपल दिखाओ। फिर हम लोग और पैसा देंगे, उस सैंपल को तुम और बड़ा बनाना, और इससे क्या होगा, इनोवेशन फैलेगा। ठीक है, यह है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड। इसके साथ साथ एक वेंचर कैपिटल फंड भी लाया गया है। वेंचर कैपिटल फंड किसको कहते हैं, वेंचर कैपिटल फंड उसको कहते हैं जो कि एक नया बिजनेस है, स्टार्टअप है, एक आइडिया पे काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन उसको पैसा का जरूरत है, उसको पैसा मिलेगा तब वो आइडिया पे और काम कर पाएगा, पैसा नहीं है तो वो नहीं काम कर पा रहा है। तो सरकार बोलता है कि डोंट वरी, हम लोग वेंचर कैपिटल फंड लेकर के आ रहे हैं जिसमें हम तुमको पैसा देंगे, तुम उसको और रिसर्च करना, और पैसा देंगे और रिसर्च करना, और ये रिसर्च करके तुम कुछ अच्छा इनोवेट कर लोगे। तो इनोवेशन एंड रिसर्च डेवलपमेंट के लिए एक फंड को बनाया गया, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड 1 लाख करोड़ का, और वेंचर कैपिटल फंड भी बनाया गया 1000 करोड़ का। ठीक है, तो ये तो हो गया इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कहा गया कि देखो भाई साहब, बिहार में हम लोग एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम लेकर के आए हैं। एक्सेलरेटेड यानी कि बहुत तेजी से, इरिगेशन का मतलब कि सिंचाई, पानी पहुंचाएंगे हम लोग, इसका बेनिफिट हम लोग देंगे। तो एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम बिहार में लाया गया। इसमें हम लोग 21 स्कीम में फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, पैसों का थोड़ा सा सपोर्ट देंगे। किस तरीके का स्कीम्स में हम लोग फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, कोसी मेची टाइप का स्कीम्स में। ये कोसी मेची क्या है वो चीज आपको जानना चाहिए। कोसी और मेची एक दो दो रिवर का नाम है, एक रिवर का नाम है कोसी, दूसरा रिवर का नाम है मेची। तो कोसी और मेची जब आपस में मिलता है तो इससे क्या होता है कि बहुत सारा इरिगेशन फैसिलिटी निकल के आ पाता है। तो ये प्रोग्राम में ये काम किया जा रहा है। तो कोसी मेची की तरह ही बहुत सारा स्कीम होगा, 21 स्कीम, तो उसमें फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा सरकार के द्वारा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में ये बात कहा गया है सरकार के द्वारा। फिर सरकार कहता है कि देखो भाई साहब, लैंडस्लाइड और फ्लड बहुत हो रहा है, इसके लिए भी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे। किसको फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे, जहां पर भी लैंडस्लाइड होता है, फ्लड होता है, वहां पर। ठीक है, तो कहां कहां पर होता है, उषा में होता है, उषा। उषा का मतलब यू से उत्तराखंड, एस से सिक्किम, एच से हिमाचल प्रदेश, और ए से आ गया आपका असम। तो उषा में हम लोग फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हैं, उषा को हम लोग फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे, क्योंकि फ्लड और लैंडस्लाइड कहाँ आता है, उषा में आता है। उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, और ए फॉर असम, यहीं पर सब ज्यादा फ्लड आता है, लैंडस्लाइड आता है, तो उसके लिए भी हम लोग फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने इंफ्रा को भी देख लिया। अब हम लोग देखते हैं अगला, मैन्युफैक्चरर्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। तो मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज में क्या क्या बात कहा गया एक बार देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि देखो भाई साहब, एमएसएमई का जो क्रेडिट असेसमेंट होता है ना, वो अभी कोई दूसरा फर्म कर रहा होता है, पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं कर रहा होता है। तो अब जो है पब्लिक सेक्टर बैंक इन हाउस क्रेडिट असेसमेंट करेगा एमएसएमई का बाय देयर ओन। ठीक है, अब पब्लिक सेक्टर बैंक क्या करेगा, जो भी एमएसएमई है उसका क्रेडिट को असेस करेगा कि इसको क्रेडिट देना चाहिए नहीं देना चाहिए। पहले ये जो काम है पीएसबी जो है, यानी पब्लिक सेक्टर बैंक जो है, किसी और से करवाता था, आउटसोर्स करके करवाता था, लेकिन अब पीएसबी खुद से करेगा। ठीक है, इसके बाद ट्रेड्स, ट्रेड्स प्लेटफॉर्म में पहले जो बायर्स थे उन लोगों को मैंडेटरी ऑनबोर्ड करना पड़ता था, मैंडेटरी आना पड़ता था अगर उनका टर्नओवर 500 करोड़ रहता था। लेकिन अब अगर कोई 250 करोड़ वाला टर्नओवर भी व्यक्ति है बायर, तो उसको ट्रेड का प्लेटफॉर्म में आना पड़ेगा। ट्रेड का प्लेटफॉर्म क्या होता है, ट्रेड का प्लेटफॉर्म होता है जहां पर आप ट्रेड रिसीवेबल खरीदते हैं, समझे।
ट्रेड रिसीवेबल आप खरीदते हैं। ट्रेड का फुल फॉर्म होता है ट्रेड रिसीवेबल्स इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल्स इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है ना कि ट्रेड रिसीवेबल हम लोग खरीदते हैं, ठीक है, एमएसएमई से। मतलब कि देखिए मैं आपको समझाता हूँ, कहीं दूसरा जगह समझाता हूँ। ट्रेड्स को समझ लेते हैं, ट्रेड्स क्या होता है। देखिए मान लीजिए कि एक एमएसएमई है, ठीक है, एमएसएमई जो है वो सप्लाई किया है अडानी को। अडानी को सप्लाई किया है, कितना रुपया का सप्लाई किया है, ये सप्लाई किया है 10 करोड़ का, ठीक है, एग्जाम्पल है 10 करोड़ का ये सप्लाई किया है, 10 करोड़ का सर्विसेज दिया है, 10 करोड़ का गुड्स दिया है, जो भी दिया है, ठीक है। अडानी बोला कि हम अभी पैसा नहीं देंगे तुमको, अभी तुम एक कागज ले लो, ठीक है, कागज ले लो, अब बाद में हम तुमको पैसा दे देंगे, ठीक है, और ये कागज तुम लेकर के आओगे हम पैसा दे देंगे। तो एमएसएमई ये सोचा कि ये जो कागज दे दिया है हमको, ये कागज से हमको 3 महीना बाद पैसा मिलने वाला है, लेकिन हमको तो अभी पैसा चाहिए था। 3 महीना बाद हम क्या करेंगे, तो ये क्या करेंगे, ट्रेड्स प्लेटफॉर्म में जाएगा, समझे, ट्रेड्स प्लेटफॉर्म में जाएगा, और ट्रेड प्लेटफॉर्म में बहुत सारा बायर होगा, समझे। तो बायर क्या करेगा, तो बायर बोलेगा कि एमएसएमई तुमको अभी पैसा चाहिए ना, ठीक है हम अभी पैसा देंगे, लेकिन पैसा तुम ले लो हमसे, और ये जो कागज है वो हमको दे दो। ये लोग कागज ले लेगा, और ये लोग कागज बाद में जाकर के अडानी से अडानी के पास जाएगा, पैसा ले लेगा। लेकिन ये जो बायर जब खरीदेगा, इस कागज को खरीदेगा, तो पूरा पैसा नहीं देगा। मान लीजिए कि यहाँ 10 करोड़ का ये कागज था ना, तो 10 करोड़ का कागज ये खरीद तो लेगा 10 करोड़ का कागज, लेकिन इसके बदले में कितना रुपया देगा, इसको 9.9 करोड़ देगा। बोलेगा 10 करोड़ में 9.9 करोड़ हमको दे देते हैं, ये कागज तुम हमको दे दो, ठीक है। तो बायर बाय कर लेगा, इस कागज को बायर बाय कर लेगा, इसको बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। ये जो ट्रेड रिसीवेबल्स है उसको बाय कर लेगा। और जब ट्रेड रिसीवेबल को कोई बाय करता है, कुछ कुछ कमीशन काट करके बाय करता है, तो कुछ कमीशन काट कर जो बाय करता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंटिंग, ठीक है। क्या हुआ कि डिस्काउंट हो गया, अब ये जो एमएसएमई को डिस्काउंट करके पैसा मिल रहा है, ये ट्रेड रिसीवेबल को बेचा, जब ये ट्रेड रिसीवेबल को बेचा तो उधर से उसको पैसा जो मिला वो डिस्काउंट करके मिला, इसीलिए कहते हैं कि ट्रेड रिसीवेबल का इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंट कर रहे हैं। इसीलिए प्लेटफॉर्म में जो बायर है, जो आकर के खरीदता है, समझे, उन लोगों का अभी कुछ चेंजेस हुआ है। क्या चेंजेस हुआ है, ये जो बायर है पहले 500 करोड़ का रहता था इसका टर्नओवर, तब ये इस प्लेटफॉर्म में आ पाता था, या फिर इसको मैंडेटरी आना पड़ता था। लेकिन अभी कह दिया गया है कि जिसका भी 250 भी टर्नओवर हो, 250 करोड़ भी टर्नओवर हो, वो भी इस प्लेटफॉर्म में अब आएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये चीज आपको समझ में आया हो। ज्यादा मैं समझ पे नहीं लगा सकता हूँ, लेकिन आपको समझ में आया हो कि ट्रेड्स क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहा गया कि ट्रेड्स के लिए जो मैंडेटरी ऑनबोर्डिंग है ऑफ बायर्स, उसका लिमिट कम कर दिया गया है, 500 करोड़ से कम करके उसको कर दिया गया है 250 करोड़, ठीक है। साथ में हम लोग एमएसएमई को बहुत सारा सपोर्ट भी देना चाहते हैं, ठीक है। क्या क्या सपोर्ट हम लोग देना चाहते हैं, हम लोग फूड क्वालिटी एंड टेस्टिंग लैब खोल रहे हैं, ई-कॉम एक्सपोर्ट हब खोल रहे हैं, फूड इरेडिएशन यूनिट भी खोल रहे हैं, ठीक है। फूड इरेडिएशन यूनिट क्या होता है, एक ऐसा सेंटर जहां पर हम लोग फूड का कोई भी खाना, कोई भी फल है, उसका हम लोग सेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं। तो सेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं तो कुछ उसमें रेडिएशन का कुछ खेल खेलते हैं और उसका सेल्फ लाइफ बढ़ा देते हैं। तो उस तरीके का जो यूनिट है, उस तरीके का जो सेंटर है, उसको हम लोग बोलते हैं फूड इरेडिएशन सेंटर। तो एमएसएमई के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, फूड क्वालिटी और टेस्टिंग लैब बहुत सारा बनवा रहे हैं, ई-कॉम एक्सपोर्ट हब बनवा रहे हैं, और फिर फूड इरिडेशन यूनिट भी बना रहे हैं। तो 100 फूड इरिडेशन यूनिट बन रहा है, ये आप याद रखिएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज में हम लोगों ने क्या क्या देखा, पहले हम लोग देखें जो पब्लिक सेक्टर बैंक होता है वो एमएसएमई का क्रेडिट असेसमेंट अब खुद करेगा, पहले खुद नहीं करता था ना, अब खुद करेगा। साथ में जो भी बायर्स हैं, जो कि ट्रेड्स प्लेटफॉर्म में जाकर के ट्रेड रिसीवेबल को डिस्काउंट करेंगे या फिर खरीदेंगे, तो उन लोगों को मैंडेटरी ऑनबोर्ड होना पड़ेगा ट्रेड्स में, अगर उनका जो टर्नओवर का अगर उनका टर्नओवर 250 करोड़ है। पहले 500 करोड़ का लिमिट था, अभी 250 करोड़ का लिमिट कर दिया गया है, ठीक है। आशा करते हैं कि ये वाला प्रायोरिटी एरिया आप समझे। अगला प्रायोरिटी एरिया है एनर्जी सिक्योरिटी। तो एनर्जी को लेकर के हम लोग बहुत सारा काम करना चाहते हैं। क्या क्या काम हम लोगों ने किया है, हम लोग चाह रहे हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी में हम लोग काम करें। न्यूक्लियर एनर्जी में हम लोग क्या काम करेंगे, तो न्यूक्लियर एनर्जी में जो भी स्मॉल रिएक्टर्स होता है उसको लेकर के हम लोग कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं और कर भी रहे हैं। अभी हम लोगों ने AUSC नाम का एक टेक्नोलॉजी है जो कि अपने देश में डेवलप कर लिया है। ये टेक्नोलॉजी पहले दूसरे देश में था, हमारे देश में नहीं था। तो हमारे देश में AUSC का टेक्नोलॉजी हम लोगों ने लेकर के आया है, जो कि थर्मल पावर प्लांट को और स्ट्रॉन्ग कर देगा, उसका प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देगा। तो थर्मल पावर प्लांट को ये AUSC से बहुत हेल्प पहुंचेगा। और ये AUSC ऐसा टेक्नोलॉजी था जो इंडिया के पास नहीं था,
तो इंडिया ने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया है। तो हम लोगों ने न्यूक्लियर एनर्जी में स्मॉल रिएक्टर बनाने के लिए बहुत सारा काम किया है। अभी जो है एनटीपीसी और भेल ये दोनों मिल करके एक एयूएससी का इस्तेमाल करके थर्मल पावर प्लांट बना रहा है, ठीक है। इसके बाद लास्ट प्रायोरिटी है नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। इसके अंदर हम लोग बहुत सारे रिफॉर्म्स लेकर के आए हैं, जैसे कि लेबर रिफॉर्म्स। इसमें हम लोग भू आधार नंबर कर रहे हैं। भू आधार नंबर का मतलब क्या होता है? एक आदमी का आधार नंबर होता है जिसमें हर आदमी का पहचान होता है। उसी तरीके से भू आधार नंबर यानी कि भू लैंड का भी आधार नंबर सेट किया जाएगा। कैसे सेट किया जाएगा? डिजिटाइज करके सेट किया जाएगा। सब ब्लॉक को सेट किया जाएगा, हर ब्लॉक को आधार आईडी दिया जाएगा, है ना। इसके बाद है जन विश्वास प्लान 2.0। तो जन विश्वास बिल है, ये भी जारी किया जा रहा है। इसके अंदर हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करेंगे। तो यहाँ पर 9 का 9 प्रायोरिटी एरिया हम लोगों ने देखा। फटाफट एक बार फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखें एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस। इसमें हम लोग 1.5 लाख करोड़ रुपया खर्चा करने वाले हैं। 109 हाई यील्ड वैरायटी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे। नेचुरल फार्मिंग में हम लोग 1 करोड़ फार्मर्स को लेकर के आएंगे। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग एग्रीकल्चर में भी लेकर के आएंगे। जन समर्थ केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड इशू करेंगे। और श्रिम्प का फाइनेंस करेंगे बाय नाबार्ड, और श्रिम्प का फाइनेंस होगा बाय नाबार्ड। इसके बाद हम लोग देखें एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग। इसके अंदर 2 स्कीम लाया गया है। एक स्कीम का क्या नाम था? मॉडल स्किल लोन स्कीम। इसके अंदर 7 लाख का लोन मिलेगा और इसका गारंटी कौन देगा? सरकार देगा। इसके बाद 10 लाख तक का लोन मिलेगा उन बच्चों को जो हायर एजुकेशन को ऑप्ट करना चाहते हैं इन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस। इसके बाद हम लोग इंक्लूसिव एचआरडी यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस देखें, जिसके अंदर हम लोग देखें कि भारत का जो पूर्वी राज है जो कि बोझ बन गया है उसको हम लोगों को उदय करना है। तो पूर्वी राज को उदय करेंगे, इसका मतलब कि पूर्वोदय हो जाएगा। तो पूर्वोदय स्कीम के अंदर, इस इनिशिएटिव के अंदर हम लोग बोझ को कम कर रहे हैं, सारा बोझ उठा रहे हैं। तो बोझ किस पे है? बोझ है वेस्ट बंगाल पे, है ना। तो बोझ बी से आ गया बिहार, ओ से आ गया उड़ीसा, जेएच से आ गया झारखंड और डब्ल्यूबी से आ गया आपका वेस्ट बंगाल। इसके बाद अर्बन डेवलपमेंट। अर्बन डेवलपमेंट में स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक ये तीनों मिलकर के बहुत सारा डेवलपमेंट कर रहा है, जैसे कि सीवेज ट्रीटमेंट कर रहा है, वाटर सप्लाई को देख रहा है। इसके साथ साथ 100 वीकली स्ट्रीट फूड हब बनने वाला है। तो हर साल जो है वो 100 वीकली स्ट्रीट फूड बनेगा, स्ट्रीट फूड का हब बनेगा अगला 5 सालों तक। इसके बाद इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए क्या कहा गया कि हम लोग अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड बना रहे हैं, 1 लाख करोड़ उसमें डाल रहे हैं। इस 1 लाख करोड़ से हम लोग जो भी प्राइवेट प्लेयर है उन लोग को इंकरेज करेंगे कि तुम लोग प्रोटोटाइप बनाओ, इससे हम लोग और इनोवेट कर पाएंगे। साथ में जो वेंचर कैपिटल है वो भी प्रोवाइड कराएगा सरकार। तो वेंचर कैपिटल फंड भी 1000 करोड़ का रिलीज किया है सरकार। साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कहा गया है कि बिहार में हम लोग एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम चला रहे हैं। 21 स्कीम में हम लोग फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे। कैसा स्कीम है? जहां पर इरिगेशन का बेनिफिट पहुंचेगा, जैसे कि कोसी मेची प्रोग्राम। तो बिहार में जो कोसी मेची है, कोसी और मेची ये 2 रिवर है जो कि इरिगेशन में हेल्प करता है। तो इसी तरीके का बहुत सारा स्कीम है जिसपे हम लोग फाइनेंशियल सपोर्ट देने वाले हैं, सरकार देने वाला है। साथ में फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा जो भी फ्लड या फिर लैंडस्लाइड वाले एरिया है, ठीक है। कौन कौन सा एरिया है जहां पर फ्लड और लैंडस्लाइड होता है जिसके लिए सरकार फाइनेंशियल असिस्टेंस देगा? उषा, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और असम, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, इसके अंदर कहा गया जो भी प्राइवेट सेक्टर का जो बैंक होगा वो क्रेडिट असेसमेंट करेगा एमएसएमई का और खुद से करेगा, किसी और से नहीं करवाएगा। इसके बाद जो भी ट्रेड्स प्लेटफॉर्म है उसके अंदर जो बायर्स है उसका मैंडेटरी ऑनबोर्डिंग का जो लिमिट है वो घटा दिया गया है। पहले 500 करोड़ था, अब 250 करोड़ है। उसके बाद फिर हम लोगों ने एमएसएमई को बहुत सपोर्ट दिया है, फूड क्वालिटी एंड टेस्टिंग लैब बनाया है। उसके बाद फिर हम लोग बहुत सारा ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब बना रहे हैं, फूड इरेडिएशन यूनिट बना रहे हैं। एनर्जी सिक्योरिटी में हम लोग स्मॉल रिएक्टर को बनाना चाहते हैं, इसीलिए अभी हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में एयूएससी नाम का एक डेवलपमेंट किया है, टेक्नोलॉजी अपने देश में ही डेवलपमेंट किया है और इसी को यूज करके एक थर्मल पावर प्लांट बनाया जा रहा है एनटीपीसी और भेल का ज्वाइंट वेंचर के द्वारा। फिर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स लास्ट था, जहां पर हम लोगों ने देखा कि लेबर रिफॉर्म्स हम बहुत सारे लेकर के आए, जहां पर भू आधार नंबर डिजिटाइजेशन करा गया। इसके साथ साथ जन विश्वास बिल 2.0 भी आया जिसमें हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये भी देख लिया। अब लास्ट चीज देखते हैं टैक्स को लेकर के। हम लोग जानते हैं कि एंजल टैक्स को हटा दिया गया है। एंजल टैक्स क्या होता है? देखिए, मान लीजिए जो भी स्टार्टअप होता है, ठीक है, जो भी स्टार्टअप होता है वो जाकर फंडिंग लेने के लिए जाता है, कहीं से पैसा मांगता है, तो उसको जो भी पैसा देता है वो उसके लिए तो एंजल होता है ना। तो इसको ही हम लोग बोलते हैं कि एक एंजल इन्वेस्ट करता है एक स्टार्टअप में।
तो एंजल जो है वो इन्वेस्ट करता है स्टार्टअप में। एंजल कौन होता है? वो वैसा व्यक्ति होता है जो कि एकदम छोटा सा स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहा है। तो पहले क्या होता था कि अगर मान लीजिए कि आप एंजल से पैसा ले रहे हैं तो उसमें टैक्स लगता था, 30% के करीब टैक्स लगता था। तो उस टैक्स को हटा दिया गया है ताकि स्टार्टअप जो है वो ग्रो हो पाए। इसके बाद जब आप टैक्स देते हैं, जब आप सैलरीड एम्प्लॉय होंगे और टैक्स देते हैं, तो जब आपका टैक्स कैलकुलेट होता है ना, तो लास्ट में आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। पहले ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन था ये 50,000 का था, अब जो है उसको बढ़ा के कर दिया गया है 75,000। ये एक सवाल एक बार पूछा भी गया है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है, तो इस बार हो सकता है कि पूछ ले क्योंकि चेंजेस आया है। फिर कॉर्पोरेशन टैक्स यानी कि कंपनी कितना टैक्स देता है। जो फॉरेन कंपनी है पहले ये 40% टैक्स देता था, लेकिन अभी इसका टैक्स रेट को कम कर दिया है और 35% कर दिए हैं। तो अब 40% टैक्स नहीं देना पड़ेगा, 35% टैक्स देना पड़ेगा। साथ में हम लोग बहुत सारा देख रहे हैं कि टैक्स को लेकर के बहुत सारा टैक्स डिस्प्यूट जो है ना वो ऑलरेडी रखा हुआ है। तो उस टैक्स डिस्प्यूट को ठीक करने के लिए हम लोग एक स्कीम जारी किए हैं, विवाद से विश्वास स्कीम 2024। ठीक है। अब एस्टीमेट को लेकर कहा गया है कि हम लोग कितना रुपया रिसीव करेंगे इस साल और कितना रुपया हम लोग खर्च करेंगे। तो हम लोग रिसीव करेंगे 47.9 लाख करोड़ और हम लोग एक्सपेंड कितना करेंगे 48 लाख करोड़। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि हम लोग एक्सपेंड ज्यादा कर रहे हैं और ये चीज अच्छा है कि हम लोग एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादा एक्सपेंड करेंगे ना तभी थोड़ा सा डेवलपमेंट होगा। तो हम लोग कितना रिसिप्ट करेंगे, कितना हम लोग को पैसा मिलेगा 47.9 लाख करोड़ और कितना हम लोग एक्सपेंड करेंगे 48 लाख करोड़। एक्सपेंस में हम लोग जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कितना करने वाले हैं 11.11 लाख करोड़। ठीक है, 11.11 LC। और हम लोग कैपिटल रिसिप्ट कितना करेंगे 16.9 लाख करोड़। ठीक है, इतना ही आप याद रखिए। अगर आपसे एग्जामिनेशन पूछेगा कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है तो माइनस कर दीजिएगा, है ना। अगर मान लीजिए आपको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है तो आप क्या करिएगा माइनस कर दीजिएगा, इससे इसको माइनस कर दीजिएगा। तो दो चीज आप याद रखिए, तीसरा चीज आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, वो आप वहां पर निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने करा दिया आपका सब कुछ। ठीक है, सब कुछ यहाँ पर हो गया। थोड़ा सा मैं ब्रेक लेना चाहता हूँ, इसके बाद फिर मैं रीड करूंगा और इसको समराइज करूंगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग रीड करते हैं मेन डॉक्यूमेंट को। बजट 2024-2025, बजट इज ए रोड मैप ऑफ आवर परस्यूट टू विकसित भारत। हम लोगों को कब तक विकसित भारत बनना है 2047। हम लोग का फोकस किस पे है, गरीब, युवा, अन्नदाता, महिला, यानी कि मैगी, महिला, अन्नदाता, गरीब यूथ। ठीक है, बजट किस पे थीम किया हुआ है, SEMM, स्किलिंग, एम्प्लॉयमेंट, मिडिल क्लास एंड MSME। ठीक है, PM पैकेज में 5 स्कीम है वो यहाँ पर दिया गया है, न्यू स्कीम जारी किया गया है वो भी दिया गया है। ठीक, इसके बाद 9 प्रायोरिटीज है। ये 9 प्रायोरिटीज को किस तरह से आप याद कर सकते हैं, पैसिमुडेइन। ठीक है, पैसिमुडेइन। P से प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस ऑफ एग्रीकल्चर, ES से एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, I से इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, और M से मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, UD से अर्बन डेवलपमेंट, E से एनर्जी सिक्योरिटी, I से इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और N से नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। ठीक है, तो आप कैसे याद करेंगे, पैसिमुडेइन, पैसिमुडेइन। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग देखें 5 पैकेज PM का और उसके बाद फिर न्यू स्कीम्स। तो PM पैकेज और 5 स्कीम्स। ठीक है, इसका बेनिफिट किसको मिलेगा, 4.1 करोड़ यूथ को मिलेगा ओवर द 5 ईयर्स। ठीक है, PM पैकेज के अंदर पहला 3 स्कीम जो है वो एम्प्लॉयमेंट के लिए है, फर्स्ट टाइमर्स, जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सपोर्ट टू एम्प्लॉयर्स। तो फर्स्ट टाइमर्स को 1 मंथ का वेज मिलेगा फॉर ऑल द न्यू एंट्रेंट्स, 3 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, लेकिन कितना तक मिल सकता है, 15,000 तक मिल सकता है। इट इज एक्सपेक्टेड कि 2 करोड़ लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा। एलिजिबल कौन है, जिसका सैलरी 1 लाख पर मंथ से कम है। ठीक है, अब जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इसमें इंसेंटिव दिया जाएगा एम्प्लॉयर को भी और एम्प्लॉय को भी फॉर EPFO कंट्रीब्यूशन फॉर फर्स्ट 4 ईयर्स। कितना आदमी को बेनिफिट पहुंचेगा, 30 लाख यूथ को बेनिफिट पहुंचेगा। फिर सपोर्ट टू एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर्स को हम लोग सपोर्ट करते हैं, तो एम्प्लॉयर का जो भी EPFO कंट्रीब्यूशन है उसको गवर्नमेंट रीइंबर्स कर देगा, 2 साल तक रीइंबर्स करेगा, 3,000 रुपया पर मंथ करके। ठीक है, इससे क्या होगा कि 50 लाख नया नया जॉब जनरेट होगा। PM पैकेज का 4th स्कीम क्या है, स्किलिंग को लेकर के है। यहाँ पर स्किल ट्रेनिंग दिया जाएगा 20 लाख यूथ को इन 5 ईयर्स। 1000 ITIs को अपग्रेड किया जाएगा और जो कोर्स कंटेंट है वो एज पर द लेटेस्ट मार्केट नीड्स के हिसाब से प्रिपेयर किया जाएगा। अब PM पैकेज में जो 5th स्कीम है वो है इंटर्नशिप को लेकर के। यहाँ पर टॉप 500 कंपनीज को अगला 5 सालों में इंटर्नशिप दिया जाएगा। कितना लोगों को, 1 करोड़ यूथ को। तो 1 करोड़ यूथ को यह मिलेगा। स्टाइपेंड जो मिलेगा उन लोगों को 5,000 पर मंथ मिलेगा, उसके बाद 6,000 रुपया वन टाइम मिलेगा जो कि CSR फंड के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए रीड करने में कैसा लग रहा है कि कितना कुछ है, होच पोच है, लेकिन वहां पर जब आप देखें
जब आप देखिए मेरा ये डॉक्यूमेंट में, तो आपको लगा कि यार ये तो ठीक है, ये नोट्स तो आसान है ना। ये नोट्स देखिए, ये कितना आसान लग रहा है आप, सॉरी ये नोट्स तो आसान नहीं है, ये नोट्स तो कितना आसान लग रहा है आपको। ठीक है, इसके बाद न्यू स्कीम क्या क्या जारी हुआ वो भी देख लेते हैं। सबसे पहला क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमई इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इसके अंदर हम लोग लोन देते हैं फॉर परचेज ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट विदाउट कोलेटरल। इसमें कितना गारंटी देता है सरकार, 100 करोड़ का। मुद्रा लोन्स, इसमें जो लिमिट है वो इंक्रीज कर दिया गया 10 लाख से लेकर के 20 लाख तक अंडर तरुण कैटेगरी। और ये उन्हीं को ये चीज लिमिट का फायदा पहुंचेगा जो पिछले बार लोन को पे कर दिया है ऑलरेडी, उसको ही मिलेगा। जो पे ही नहीं किया उसको थोड़ी देंगे इतना अच्छा ये फायदा, इसलिए नहीं देंगे। और ये तरुण वरुण क्या है उसको भी देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको वो भी दिखाया है। ठीक है, इसमें 3 लेवल पे लोन दिया जाता है, एक शिशु, एक किशोर और एक तरुण। ठीक है, तो यहाँ पर तरुण के लिए ये चीज ठीक किया गया है, लिमिट को ठीक किया गया है, लिमिट को इंक्रीज किया गया है। इसके बाद पीएम ग्राम सड़क योजना 4.2, ये फोर्थ फेज है जिसमें हम लोग 25,000 रूरल इनहेबिटेशन में पहुंचाएंगे रोड। ठीक है, फिर पीएम आवास योजना में 3 करोड़ एडिशनल हाउसेस बनेगा अंडर पीएम आवास योजना, रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में। और इसके लिए कितना रुपया खर्चा करने वाला है सरकार, 10 लाख करोड़। ठीक है, इसके बाद आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स अभियान, इसमें हम लोग नया स्ट्रेटजी को अपनाएंगे फॉर आत्मनिर्भरता फॉर ऑयल सीड्स सच एज मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सीसम, सोयाबीन एंड सनफ्लावर। फिर पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान है, इसके अंदर हम लोग जो भी ट्राइबल कम्युनिटीज है उसका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन इंक्रीज करेंगे, इंप्रूव करेंगे। और इसमें 5 करोड़ ट्राइबल पीपल को हेल्प में पहुंचेगा। एनपीएस वात्सल्य मतलब होता है कि हम लोग न्यू पेंशन स्कीम लेकर के आए हैं जो माइनर्स के लिए है। अब जो पेरेंट्स और गार्जियंस है वो कंट्रीब्यूट कर पाएगा माइनर्स को। ठीक है, माइनर्स के लिए कंट्रीब्यूट कर पाएगा। ठीक है, तो ये भी हम लोग देख लिए। इसके बाद फिर 9 प्रायोरिटी एरिया है, 9 प्रायोरिटी एरिया को एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस को देखते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम लोग 1.5 लाख करोड़ एलोकेट किए हैं। इसके बाद 109 हाई यील्ड एंड क्लाइमेट रेजिलियंट वेराइटीज होगा ऑफ 32 फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, ये रिलीज करेंगे हम लोग। 1 करोड़ फार्मर्स को हम लोग नेचुरल फार्मिंग की ओर लेके चलेंगे। इसके बाद हम लोग बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर बनाएंगे। बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर वो सेंटर होता है जहां पर आप क्या बोलते हैं, बायो इनपुट ले सकते हैं। मतलब कि मैंने आपको बोला ना कि कभी कभी आप केमिकल यूज करते हैं तब आप उपज आपका ठीक होता है, सॉइल आपका ठीक होता है। कभी कभी आप बायो रिसोर्स यूज करते हैं, मतलब कि कोई कीड़ा मकोड़ा का मारा हुआ है या फिर बहुत सारा कीड़ा मकोड़ा रखा हुआ है, उसको आप लेकर के गए हैं, या फिर सूखा पत्ता से आप एक बनाए हैं, उसको जाकर के आप बेच रहे हैं, तो वो सब रिसोर्स सेंटर में मिलता है। तो बायो इनपुट जो होता है वो मिलता है। तो इस तरह का बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर स्टैब्लिश किया जाएगा, कितना, 10,000। फिर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर में लेकर के आएंगे, जिससे क्या होगा कि जो भी फार्मर्स का लैंड है उसका रजिस्ट्री हो पाएगा। फिर जन समर्थ किसान क्रेडिट कार्ड हम लोग इशू करेंगे और नाबार्ड फाइनेंस देगा। नाबार्ड किसको फाइनेंस देगा, फॉर श्रिम्प फार्मिंग, प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट। ठीक है, इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज को लेकर के कहा गया कि इसके अंदर जो पब्लिक सेक्टर बैंक है अब वो एमएसएमई का क्रेडिट असेसमेंट कर पाएगा इन हाउस। इसके बाद जो मैंडेटरी ऑनबोर्डिंग है बायर्स का, वो उसका लिमिट जो है वो घटा दिया गया है। पहले जो बायर्स थे उनका मैंडेटरी ऑनबोर्ड करना पड़ता था ट्रेड प्लेटफॉर्म में जब उनका टर्नओवर 500 करोड़ रहता था, लेकिन अब उसको कम करके हम लोग कर दिए हैं 250 करोड़, कि अगर उसका टर्नओवर 250 करोड़ भी रहेगा तो उसको मैंडेटरी ऑनबोर्ड करना पड़ेगा ट्रेड प्लेटफॉर्म में। ट्रेड प्लेटफॉर्म का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल ई डिस्काउंटिंग सिस्टम। इसके बाद एमएसएमई को हम लोग फाइनेंशियल सपोर्ट भी देंगे। एमएसएमई लोगों के लिए हम लोग 50 फूड इरेडिएशन यूनिट बना रहे हैं। इसमें क्या होगा कि फूड का सेल्फ लाइफ बढ़ेगा। इसके बाद हम लोग बहुत सारा लैब को बना रहे हैं, फूड क्वालिटी एंड सेफ्टी टेस्टिंग लैब बना रहे हैं। साथ में ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब भी बनेगा। ये जो ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब है ये पीपीपी मॉडल के अंदर बनेगा, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के मॉडल के अंदर बनेगा। ठीक है, इसके साथ 100 इंडस्ट्रियल पार्क खुलेगा 100 सिटीज के अंदर, और रेंटल हाउसिंग यानी कि डॉर्मेटरी टाइप का सर्विसेज दिया जाएगा इंडस्ट्रियल वर्कर को, और ये भी दिया जाएगा इन पीपीपी मोड यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को लग रहा होगा कितना कुछ पढ़ना पड़ रहा है, तो एक बार इसको रीड करना है। ठीक है, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, और मैं तो आपको रीड करवा भी रहा हूँ, अगर नहीं भी करना चाहते हो तो नहीं भी करो, लेकिन मेरा जो नोट्स है जो मैंने अभी आपको कराया वो नोट्स आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, वहां पर मैंने कोई भी इधर उधर की बात नहीं कही है, वो एकदम मैं टू द पॉइंट वहां पर बात किया गया है। लेकिन इसको भी आप एक बार देख लो, एक बार रीड कर लो। ठीक, फिर अगला प्रायोरिटी है एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग। इसमें हम लोग वर्किंग वुमेन के लिए हॉस्टल सेटअप कर रहे हैं। साथ में मॉडल स्किल लोन स्कीम है जिसके अंदर हम लोग लोन देंगे, कितना, 7.5 लाख, 7.5 लाख तक का लोन देंगे,
विथ अ गवर्नमेंट गारंटी। साथ में 10 लाख तक का लोन भी मिल सकता है फॉर हायर एजुकेशन इन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, और इसके अंदर एनुअल इंटरेस्ट सबवेंशन 3% का मिलेगा। ये चीज मुझे वहां पर डालना चाहिए था, मैंने डालना भूल गया। ठीक है, तो ये चीज जो है ये डालना जरूरी है। 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन होता है, इंटरेस्ट सबवेंशन 3% का होता है। ठीक है, अभी इसको ठीक कर देता हूँ। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं, हाँ इतना तो रीड कर लिया हम लोग। अब दूसरा रीड करना है। दूसरा प्रायोरिटी क्या था? अर्बन डेवलपमेंट। इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक, ये लोग जो है ये काम करेगा किस पे? वाटर सप्लाई को लेकर के, सीवेज ट्रीटमेंट को लेकर के और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के। और इसके साथ साथ अर्बन डेवलपमेंट के अंदर हम लोग 100 वीकली स्ट्रीट फूड हब यानी कि हाट स्टैब्लिश करेंगे एनुअली, हर साल हम लोग करेंगे 5 साल तक। ठीक है, इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के कहा गया कि हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं 11.11 लाख करोड़, जो कि 3.4% है जीडीपी का। इसके साथ साथ पीएम ग्राम सड़क योजना का फेज 4 स्टार्ट हो गया है, जहां पर हम लोग 25,000 रूरल इनहेबिटेशन तक सड़क को पहुंचाएंगे। बिहार में एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम चालू कर दिया गया है, यहाँ पर हम लोग फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे फॉर 21 प्रोजेक्ट, जैसे कि कोसी मेक इंट्रा स्टेट लिंक। इसके अंदर क्या होगा कि जो कोसी है और जो भी मेची है, ये 2 रिवर है, वो 2 रिवर इरिगेशन करता है, तो उस तरीके का ही प्रोजेक्ट में हम लोग फाइनेंशियल सपोर्ट भी देंगे। साथ में हम लोग फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे। किसको देंगे? असम को देंगे, हिमाचल प्रदेश को देंगे, उत्तराखंड को देंगे और सिक्किम को देंगे। शॉर्ट में कह सकते हैं उषा। ठीक है, उषा। इसमें हम लोग किस लिए दे रहे हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस? क्योंकि इस एरिया में, इस क्षेत्र में बहुत सारा लैंडस्लाइड होता है और हमेशा फ्लड आते रहता है, तो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे। नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के अंदर हम लोग एफडीआई का रेगुलेशन को सिंप्लीफाई किए हैं, बहुत सारे लेबर रिफॉर्म्स लेकर के आए हैं, जैसे कि भू आधार नंबर, फिर इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क लेकर के आए हैं, जन विश्वास बिल 2.0 भी हम लोग जारी करने वाले हैं, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा। इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर के क्या कहा गया है कि हम लोग एक अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड को स्टैब्लिश करेंगे। यहाँ 1 लाख करोड़ रुपया यहाँ पर जमा करेंगे और हम लोग कहाँ खर्चा करेंगे? प्राइवेट सेक्टर पे खर्चा करेंगे, और प्राइवेट सेक्टर जो है वो डेवलप करेगा प्रोटोटाइप। ठीक है, हम लोग वेंचर कैपिटल फंड भी बनाए हैं 1000 करोड़ का। इसके बाद कहा गया कि इंक्लूसिव एचआरडी एंड सोशल जस्टिस, इसमें हम लोग पूर्वोदय को उदय करेंगे, मतलब पूर्वी भारत को उदय करेंगे, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करेंगे, इकोनॉमिक ठीक करेंगे और ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट करेंगे। बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, बोझा ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, यहाँ पर मैंने बोझा में शायद आंध्र प्रदेश डालना भूल गया है, यहाँ लिखते हैं फिर वापस डाल देते हैं बोझा। अच्छा, यहाँ पर भूल गए हैं। बिहार, उड़ीसा, झारखंड और आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल, यही भूल गए थे, बोझ बोल रहे थे ना, बोझा होगा, बोझा। वेस्ट बंगाल में बोझा है ना। ये होता है रीड करने का फायदा। देखिए मैं कुछ कुछ मिस कर जाता हूँ, लेकिन आप रीड करेंगे तो आप मिस नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ ये भी हो गया। अब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भी बहुत सारा बनेगा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, ये भी एक बात कहा गया। ठीक है, अब एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के कहा गया कि हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी पे बहुत सारा काम कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग भारत स्मॉल रिएक्टर को सेटअप कर रहे हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी हम लोग करने वाले हैं भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के लिए। हम लोग इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी बना लिए है फॉर एयूएससी थर्मल पावर प्लांट। एयूएससी मतलब एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल, एडवांस्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट हम लोग डेवलप कर लिए हैं। इससे क्या होगा कि एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। इसको अब इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इंडिया में कमर्शियल प्लांट बनाया जा रहा है, किसके द्वारा? एनटीपीसी और भेल का ज्वाइंट वेंचर के द्वारा। ठीक। अब लास्ट में हम लोग टैक्स के बारे में जो भी बातें हैं वो देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म गेन फाइनेंशियल एसेट्स पे 20% टैक्स कर दिया गया है। शॉर्ट टर्म गेन्स वो होता है कि मान लीजिए कि कोई ऐसा आपका एसेट था जो कि आप 1 साल के अंदर बेच रहे हैं, ठीक है, और वो फाइनेंशियल एसेट है, तो फाइनेंशियल एसेट अगर 1 साल के अंदर बेच रहे हैं तो उसमें आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। इसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो टैक्स है, वो फाइनेंशियल हो या फिर नॉन फाइनेंशियल एसेट हो, उसमें 12.5% का टैक्स है। एंजल टैक्स को हटा दिया गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन अब मिलेगा 75,000 रुपया। डिडक्शन ऑन फैमिली पेंशन 25,000 रुपया मिलेगा।
आईटी डिस्प्यूट को रोकने के लिए विवाद से विश्वास स्कीम को वापस से लाया गया है। कॉर्पोरेट टैक्स जो है फॉरेन कंपनीज में वो 40% से 35% कर दिया गया है। उसके बाद जो एम्प्लॉयज को डिडक्शन मिलने वाला है टुवर्ड्स एनपीएस उसको भी बढ़ा दिया गया है, 10% से लेकर के बढ़ा दिया गया है 14% ऑफ सैलरी। उसके बाद टैक्स स्लैब है, ये आप याद रख लीजिएगा कि 0 से 3 लाख के बीच में कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है, और 3 से 7 लाख के बीच में 5% देना पड़ता है, 7 से 10 लाख के बीच में 10% देना पड़ता है, 10 से 12 लाख में 15% देना पड़ता है, और 12 से 15 में 20% देना पड़ता है। ठीक, इंडिकेटर में जो बताया गया है कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो 4.9% है, रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो 1.8% है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो 0.6% है, और प्राइमरी डेफिसिट जो है वो 1.4% है। इस वैल्यू को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, इसको भी मैं वहां पर ऐड कर देता हूं। ठीक है, फोर 4.9%, 1.8% और 1.4%। ठीक है, इसको भी आप लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे रीड करते हैं हम लोग। इसके बाद मेजर एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ किया गया है वो भी एक बार देख लेते हैं। कहाँ कहाँ मेजरली हम लोग खर्चा किए हैं। डिफेंस में खर्चा किए हैं, रूरल डेवलपमेंट में खर्चा किए हैं, और एग्रीकल्चर पे खर्चा किए हैं। मनरेगा में भी हम लोग 86,000 करोड़ रुपया खर्चा किए हैं। ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि ये जो स्कीम है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट। ठीक, तो आप इतना याद करिएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने रीड कर लिया, इसको आप देख लीजिएगा। रुपी कहाँ से आता है, रुपी कहाँ जाता है, एक बार आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, देखने का होगा तो देख लीजिएगा। यहाँ पर लगभग लगभग हमारा ये हो गया, रीडिंग हम लोगों ने कर लिया। अब करेंगे समराइज। ठीक है, तो समराइज हम लोग यहीं से करेंगे, अपने नोट से करेंगे, जल्दी समराइज हो जाएगा और आपको हार्ड नहीं लगेगा। तो आपने ये देखा कि जो मेरा नोट्स था वो काफी कंप्रेस किया हुआ था, यहाँ पर काफी आपका समय बचेगा। आप लास्ट टाइम में मेरा ये नोट्स को देख करके जा सकते हैं। ठीक है, ये नोट्स भी मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। अब हम लोग इसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस अब समराइज करते हैं हम लोग बजट को। इस बार का बजट में हम लोगों ने देखा कि हम लोग विकसित भारत को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इस बार का जो बजट है ये एक रोड मैप है टू विकसित भारत। विकसित भारत हम लोग कब तक बनेंगे, 2047 तक। हमारा फोकस है मैगी। इस बार का बजट का फोकस है मैगी, महिला अन्नदाता गरीब यूथ। महिला अन्नदाता गरीब यूथ हमारा थीम क्या है, SEMM। एस से स्किलिंग, ई से एम्प्लॉयमेंट, एम से मिडिल क्लास और एम से MSME। इसके साथ साथ इस बजट में पीएम पैकेज लॉन्च किया गया। पीएम पैकेज क्या है, यूथ के लिए एक पैकेज ऑफ स्कीम्स लाया गया है। इस पैकेज के अंदर 5 स्कीम्स है, 5 स्कीम्स यूथ के लिए, ताकि यूथ जो है वो एम्प्लॉय होकर के मजबूत बन पाए। तो पीएम पैकेज के अंदर हम लोग 5 स्कीम देखें, साथ में न्यू स्कीम्स बहुत सारा आया है उसको भी हम लोग देखें, और साथ में इस बजट में 9 प्रायोरिटीज के बारे में बात किया गया। इसके बाद फिर हम लोग टैक्स का भी जो जो इन्फॉर्मेशन है थोड़ा बहुत वो भी देखें। तो हम लोग पीएम पैकेज को सबसे पहले देखते हैं। पीएम पैकेज में हम लोगों ने देखा कि पीएम पैकेज के अंदर 5 स्कीम है। पहला 3 स्कीम जो है उसमें एम्प्लॉयमेंट के लिए इंसेंटिव दे रहा है, और बाकी का 2 जो स्कीम है इसमें स्किल दे रहा है और इंटर्नशिप दे रहा है। तो पहला 3 स्कीम में एम्प्लॉयमेंट को लेकर के इंसेंटिव दिया गया। तो पहला 3 स्कीम में जो पहला स्कीम है उसको कह रहे हैं हम लोग फर्स्ट टाइमर। उसमें जो है हम लोग 1 मंथ का वेज देते हैं। जो पहली बार एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए आ रहा है उसको 1 मंथ का वेज सरकार देता है फ्री में। लेकिन कितना देगा, 15,000 तक ही देगा। और ये जो 15,000 ही भी है ये तुरंत नहीं देगा, 3 इंस्टॉलमेंट में देगा, और उसी को देगा जिसका सैलरी जो है वो 1 लाख या उससे कम है। इसके बाद जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्कीम भी है। इसके अंदर हम लोग एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों का जो ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन है उसको रीइंबर्स कर देते हैं। ठीक है, ये 4 साल तक हम लोग करेंगे, पहला 4 साल तक। इसके बाद स्कीम सी है सपोर्ट फॉर एम्प्लॉयर्स। तो एम्प्लॉयर्स जो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है ईपीएफओ में उसको उसका रीइंबर्समेंट उसको दे दिया जाएगा सरकार के द्वारा पहला 2 साल। इसके बाद चौथा स्कीम जो है वो स्किलिंग को लेकर के है। इसमें कहा गया कि 1000 आईटीआई को हम लोग अपग्रेड करेंगे, ताकि वहां पर लेटेस्ट कोर्स, जो कोर्स मार्केट में जरूरत है वो कोर्स पढ़ाया जाए। ठीक है, अगला 5 सालों में हम लोग ऐसा काम करेंगे। और इंटर्नशिप को लेकर के कहा गया कि हम लोग जो है 500 टॉप कंपनीज में इंटर्नशिप का अपॉर्चुनिटी लेकर के आएंगे, और 1 करोड़ स्टूडेंट्स को इसमें फायदा होगा, 1 करोड़ यूथ को इसमें फायदा होगा। उन लोगों को 5,000 पर मंथ का स्टाइपेंड भी मिलेगा, और फर्स्ट बार में उन लोगों को 6,000 रुपया मिलेगा वन टाइम। ये जो 6,000 रुपया मिलेगा ये तो कि कौन देगा, ये तो कंपनी देगा। तो कंपनी सोचेगा कि हम 6,000 क्यों दें, तो सरकार बोलेगा कि तुम 6,000 दे दो, इसको जो है 6,000 हम सीएसआर में मान लेंगे। जो कंपनी होता है सीएसआर में कितना खर्चा करता है बताइए, ये आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके बाद हम लोग बहुत सारा न्यू स्कीम देखें।
अभी हम लोग क्या क्या देख लिए, हम लोग पीएम पैकेज के अंदर 5 स्कीम देखे। पहला 3 स्कीम क्या था, इंप्लॉयमेंट को लेकर के इंसेंटिव था, ठीक है। उसके बाद 2 स्कीम था स्किलिंग को लेकर के और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के। इससे मुट्ठी बन जाएगा, पीएम का पैकेज बन जाएगा। किसके लिए, यूथ के लिए। नया नया स्कीम भी लॉन्च किया गया है, 7 स्कीम आज हम लोग देखेंगे। पहला है क्रेडिट गारंटी टू एमएसएमई इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का एमएसएमई है, वो लोग मशीन परचेज करने के लिए लोन लेकर ले सकता है। उस लोन का गारंटी सरकार देगा। सरकार एमएसएमई को इस तरह का इस तरीके का गारंटी देने के लिए कितना बनाया है पैसा, 1000 करोड़। अब मुद्रा लोन के बारे में कहा गया कि जो तरुण कैटेगरी है उसका जो लिमिट है 10 लाख से 20 लाख हो गया है। पहले 10 लाख का लोन मिल सकता था, अब 20 लाख तक का लोन मिलेगा। ग्राम सड़क योजना के अंदर ये फेज 4 चल रहा है। तो ग्राम सड़क योजना 4.0 ये चालू होने वाला है, जिसमें क्या होगा कि 25,000 बस्तियों में हम लोग सड़क पहुंचा देंगे। 25,000 इनहेबिटेशन में हम लोग सड़क पहुंचा देंगे। पीएम आवास योजना के अंदर रूरल या फिर अर्बन, यहाँ पर हम लोग 3 करोड़ न्यू हाउसेस बनाएंगे, ठीक है। और अर्बन एरियाज में जो हाउसेस बनेगा उसके लिए 10 लाख करोड़ रुपए खर्चा होगा। इसको आप थोड़ा हटा भी सकते हैं, बस इतना ही आप याद रखिए। साथ में आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स अभियान, इसके अंदर ऑयल सीड्स के लिए हम लोग ऐसा स्ट्रेटजी लेकर के आ रहे हैं ताकि इसमें हम लोग आत्मनिर्भर बन पाए। मस्टर्ड, ग्राउंड नट, सीसम, सोयाबीन, ये सब में। फिर छठा नंबर में है पीएम जनजाति उन्नत प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंदर 5 करोड़ ट्राइबल लोगों को हेल्प पहुंचेगा। ये जो प्रोग्राम है इसको हम लोग पीआईबी न्यूज में भी कवर कर रखे हैं। इसके बाद लास्ट में है एनपीएस वात्सल्य। इसमें है हम लोग माइनर के लिए पेंशन कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी पेरेंट्स है, गार्जियन है, वो माइनर के लिए पैसा जमा कर सकता है फॉर देयर पेंशन, ठीक है। तो ये न्यू स्कीम्स भी हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद 9 प्रायोरिटीज का बात था, 9 प्रायोरिटीज भी देख लेते हैं। 9 प्रायोरिटीज को किस तरीके से आप याद करेंगे, याद करने का सिंपल तरीका है पैसिमुडेइन। समझ लीजिए कि 9 प्रायोरिटीज दिया गया है और उसको एक दवाई में ढुका दिया है। वो दवाई को आप खाइएगा, आपको हेडेक कम हो जाएगा। पी से आ गया आपका प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस ऑफ एग्रीकल्चर। ई और एस से आ गया आपका एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग। आई से आ गया आपका इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। एम से आ गया आपका मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। यूडी से आ गया आपका अर्बन डेवलपमेंट। ई से आ गया आपका एनर्जी सिक्योरिटी। आई से आ गया आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन। और एन से आ गया आपका नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी और रेजिलियंस के लिए क्या क्या बात कहा गया, बोले हम लोग कि 1.5 लाख करोड़ हम लोग इसके लिए एलोकेट किए हैं। यहाँ पर 109 हाई यील्डिंग वैरायटी लेकर के आएंगे। साथ में नेचुरल फार्मिंग में हम लोग 1 करोड़ लोगों को लेकर के आएंगे, 1 करोड़ फार्मर्स को ऐड करेंगे ताकि वो लोग नेचुरल फार्मिंग करें। इसके साथ साथ हम लोग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी एग्रीकल्चर में लेकर के आएंगे अगले 3 सालों में। इसको हम लोग डीपीआई कहते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम लोग जो भी फार्मर का लैंड है उसको फोटो खींचेंगे और रजिस्ट्री बनाएंगे। इसके साथ साथ हम लोग जन समर्थ का केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड भी इशू करेंगे। इसके बाद नाबार्ड जो है वो फाइनेंस देगा श्रिम्प प्रोडक्शन के लिए, श्रिम्प का एक्सपोर्ट के लिए। श्रिम्प क्या होता है, ये एक तरह का मछली होता है, ठीक है, जो कि खाया जाता है। इसके बाद इंप्लॉयमेंट एंड स्किलिंग को लेकर के हम लोगों ने देखा कि मॉडल स्किल लोन स्कीम जारी किया गया है। यहाँ पर 7 लाख तक का लोन मिलेगा और ये जो 7 लाख है इसका गारंटी गवर्नमेंट देगा। इसके साथ साथ जो भी ऐसा यूथ है जो कि हायर एजुकेशन के लिए एडमिशन चाहता है और इसके लिए लोन लेने जाता है तो उसको 10 लाख तक का लोन मिलेगा और उसमें उन लोगों को इंटरेस्ट का भी सब्सिडी मिलेगा। 3% इंटरेस्ट छूट होगा, ठीक है, 3% का इंटरेस्ट छूट होगा। इसके बाद फिर हम लोग देखें इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो भी भारत का पूर्वी राज्य है उसको हम लोग उदय करना चाहते हैं। तो उदय किसको करेंगे, जो कि बोझा है, जो बोझा है उसी को तो उठाना पड़ेगा। तो वेस्ट बंगाल एगो बोझा है, तो किसको किसको हम लोग कौन कौन से स्टेट को यहाँ पर उदय करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं। तो बोझा, बी से आ गया बिहार, ओ से आ गया उड़ीसा, जे से आ गया झारखंड और ए से आ गया आपका आंध्र प्रदेश और डब्ल्यू बी से आ गया आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये प्रायोरिटी में ये कहा गया। साथ में अर्बन डेवलपमेंट में कहा गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है और मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है, ये तीनों मिलकर के वाटर सप्लाई को देखता है, सीवेज ट्रीटमेंट को देखने वाला है और साथ में जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसको भी देखेगा, उसको भी हैंडल करेगा। साथ में हर साल 100 वीकली स्ट्रीट फूड हब्स बनेगा और हर साल बनेगा 5 सालों तक, यानी कि 500 हमारा वीकली स्ट्रीट फूड हब बन जाएगा जिसको हम लोग हाट कहते हैं। इसके बाद इनोवेशन एंड रिसर्च डेवलपमेंट, यहाँ पर हम लोग इनोवेशन करने के लिए एक फंड जारी किए हैं। इस फंड में 1 लाख करोड़ रुपया है। ये 1 लाख करोड़ रुपया हम लोग इस्तेमाल करेंगे ताकि जो प्राइवेट प्लेयर है वो लोग को इनकरेज कर पाए कि वो लोग एक नया नया प्रोटोटाइप बना करके प्रेजेंट कर पाए। साथ में हम लोग
जो भी स्टार्टअप्स है, छोटा छोटा कंपनी है जिसको पैसा का जरूरत है ताकि वो और डेवलपमेंट कर पाएगा, इनोवेट कर पाएगा, तो उन लोग को हम लोग वेंचर कैपिटल फंड देंगे। तो वेंचर कैपिटल फंड के लिए 100,000 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में बात किया गया है कि बिहार में जो एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम है उसमें हम लोग फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे 21 स्कीम के अंदर। कौन कौन सा स्कीम है? कोसी मेची की तरह स्कीम है। ये जो कोसी मेची क्या है? ये दो रिवर को जोड़ करके एक रिवर बनाया गया है जो कि इरिगेशन में फायदा पहुंचाता है। तो उसी तरीके का 21 स्कीम में हम लोग फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे। साथ में हम लोग फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देंगे उस एरिया में जहां पर फ्लड या फिर लैंडस्लाइड आते रहता है। कौन सा एरिया है? उषा। यू से आ गया उत्तराखंड, एस से आ गया सिक्किम, एच से हिमाचल प्रदेश और ए से आ गया आपका असम। ठीक है। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज वाले प्रायोरिटी में हम लोगों ने देखा कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है पहले ये एमएसएमई का ना क्रेडिट असेसमेंट किसी और से करवाता था, तो अब ये खुद करेगा। इसके बाद ट्रेड्स प्लेटफॉर्म जहां पर आप ट्रेड रिसीवेबल खरीद सकते हैं एमएसएमई का, तो वहां पर जो भी खरीदेगा, जो भी बायर होगा, वो लोगों को वहां पर मैंडेटरी ऑनबोर्डिंग कराना पड़ता है अगर उसका लिमिट 500 करोड़ रहे। लेकिन अभी उस लिमिट को कम कर दिया गया है और 250 करोड़ कर दिया गया है। जिसका भी टर्नओवर 250 करोड़ है तो उस बायर को मैंडेटरीली ट्रेड प्लेटफॉर्म में जाकर ऑनबोर्ड करना पड़ेगा। साथ में हम लोग एमएसएमई के लिए बहुत सपोर्ट लेकर के आए हैं। क्या क्या किए हैं? एमएसएमई के लिए हम लोग फूड क्वालिटी और टेस्टिंग लैब बना रहे हैं, ई कॉमर्स का एक्सपोर्ट हब बना रहे हैं और फूड इरेडिएशन यूनिट्स बना रहे हैं। फूड इरेडिएशन यूनिट का क्या मतलब होता है? यहाँ पर हम लोग जो भी खाना है, वेजिटेबल है या फिर फ्रूट्स है, उसको रेडिएशन का मदद से कुछ इस तरह से खेला करते हैं कि उसका शेल्फ लाइफ बढ़ जाता है। इसके बाद एनर्जी सिक्योरिटी में हम लोग देखें कि हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी पे काफी काम कर रहे हैं। हम लोग स्मॉल रिएक्टर को बनाने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं। साथ में अभी हम लोग AUSC नाम का एक टेक्नोलॉजी है जो कि डेवलप कर लिए हैं अपने देश में ही, और इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके NTPC और भेल ये दोनों मिलकर के एक थर्मल पावर प्लांट बना रहा है। ठीक है। फिर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म, इस प्रायोरिटी के अंदर हम लोग बहुत सारा लेबर रिफॉर्म लेकर के आए हैं, जैसे कि भू आधार नंबर, यानी हम लोग लैंड को लेंगे और लैंड को आधार नंबर देंगे, आधार ID देंगे। ठीक है। इसके साथ साथ जन विश्वास बिल 2.0 भी आया जिसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हम लोग प्रमोट करेंगे। तो यहाँ पर 9 का 9 प्रायोरिटी हम लोगों ने देखा। ठीक है। टैक्स को लेकर के देखा कि एंजल टैक्स जो है वो हट गया है। अभी एंजल टैक्स जो है वो हट गया है। एंजल टैक्स क्या होता था? जब कोई एंजल इन्वेस्टर किसी छोटा स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता था तो वो स्टार्टअप को पैसा मिल गया है, तो वो पैसा मिल गया तो सरकार कैसे खुश हो सकता है? सरकार तो टैक्स लेगा, बोले जो भी पैसा मिला है उसका कुछ टैक्स दो। 30% के करीब वो टैक्स होता था, अभी हमको याद नहीं आ रहा है, लेकिन शायद 30% का टैक्स उसको होता था। अभी वो टैक्स को हटा दिया गया है, एबॉलिश कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो भी सैलरीड एम्प्लॉय है वो जब टैक्स कैलकुलेट करेगा ना तो उसको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 50,000 का, उसको ही बढ़ा करके 75,000 कर दिया गया है। कॉर्पोरेशन में टैक्स लिया जाता है 40%, उसको कम करके कर दिया गया है 35%। जो भी कॉर्पोरेशन टैक्स है फॉरेन कंपनी का उन लोगों पे ही है। इसके साथ साथ बहुत सारा टैक्स डिस्प्यूट हुआ रहता है और बहुत सारा पेंडिंग टैक्स डिस्प्यूट है, तो उसके लिए स्कीम लाया गया है विवाद से विश्वास स्कीम। इसके साथ साथ देखते हैं एस्टिमेट्स कि बजटरी एस्टिमेट क्या है, कितना एस्टिमेट है हम लोगों का कि हम लोग ये साल क्या करेंगे, ये साल हम लोगों को कितना पैसा मिलेगा और हम लोग इस साल कितना रुपया खर्चा करेंगे, तो कितना रुपया हम लोगों को मिलेगा, यानी कितना रिसिप्ट होगा 47.9 LC, यानी 47.9 लाख करोड़। और कितना एक्सपेंडिचर हम लोग करेंगे 48 लाख करोड़। एक्सपेंडिचर में कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लोग कितना करने वाले हैं 11.11 लाख करोड़। और कैपिटल यानी कि कितना हम लोग कैपिटल रिसिप्ट करेंगे, कितना हम लोग कैपिटल से पैसा मिल जाएगा 16.9 LC। FD RD PD ये आप याद रखिए, FD 4.9%, RD 1.8% और PD 1.4%। ठीक है। साथ में इफेक्टिव RD भी आप याद रखिएगा, इफेक्टिव RD कितना था? इफेक्टिव RD है 0.6%। ये भी आप याद रख लीजिएगा क्योंकि आप इतना याद कर ही रहे हैं, ये भी याद रख लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद फिर बस इतना ही था, कवर करा दिया मैंने आपको। आशा करते हैं कि आपको याद हुआ होगा। ठीक है। ये जो समरी अभी मैंने आपको कराया, ये समरी को 3-4 बार देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। और मैं तो ऐसा मानता हूं कि आपको अभी याद हो गया होगा। ठीक है। तो अगर आपको याद हो गया है, आपको मेरे से पढ़ने में मजा आया, तो आप एक लाइक कर सकते हैं। एक लाइक करने से पीछे मत हटिए, आपका जो लाइक है वो मेरा मोटिवेशन हाई कर देता है और मेरा बहुत मेहनत जाता है। तो आप मेरे कंटेंट को अगर लाइक करे हैं तो एक वीडियो में भी एक लाइक कर दीजिए। ठीक है। और कमेंट भी कर दीजिए। आपका कमेंट जो है वो बहुत मोटिवेट करता है हमको, आप नहीं जानते हैं, आपका एक कमेंट मेरा पूरा दिन बना देता है, या मैं आपको बार बार कहता हूँ। तो आप कमेंट करने से पीछे मत हटिए, कमेंट आप जरूर करिए और मेरा जो भी एफर्ट है उसको आप एक लाइक से चुकता कर सकते हैं। ठीक है। सब्सक्राइब करके रखिए और आपको अच्छा अच्छा कंटेंट मिलता चलेगा। जो भी नोट्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, कुमार रेन टेलीग्राम,
सर्च करिएगा, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए और ले लीजिए। अगर कोई डाउट फेस होता है तो आप इंस्टाग्राम आईडी में आप जाके मुझे डीएम कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ मैं मेंटरशिप प्रोग्राम लेकर के आया हूँ, ठीक है, 2025 के लिए। 2025 के लिए मैं आपको मेंटरशिप दूंगा, इसमें मैं आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाऊंगा और फोकस करूंगा। इसके साथ साथ बहुत सारा प्रीमियम भी आपको मिलेगा, बहुत सारा प्रीमियम कंटेंट मिलेगा, प्रीमियम पीडीएफ मिलेगा, जो कि 2025 के लिए हो सकता है कि सिर्फ आप ही को मिले, जिन्होंने मेंटरशिप किया है उन्हीं को मिले। ये जो मेंटरशिप है, इसके रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करिए, जो भी डाउट है वो मैं आपका क्लियर कर दूंगा, ठीक है। मैं ऐसा मानता हूं कि आप अभी ही मेंटरशिप ले लीजिए, वही आपका फायदा होगा, क्योंकि बाद में इसका कॉस्ट में बढ़ाने वाला हूं, इसका जो भी आपका प्राइस है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे ही फेज 2 खत्म हो जाएगा, इसका प्राइस मैं बढ़ा दूंगा। इसीलिए आप अभी कोर्स खरीद लीजिए और आप मुझे ये बोल दीजिएगा कि ये जो कोर्स है सर, ये जो आपका प्रोग्राम है, ये बाद से एक्टिवेट कर दीजिएगा आप मेरा, खाली अभी आपको खरीद लेने दीजिए। आप ऐसा करके भी खरीद सकते हैं, तो ठीक है। यहाँ पर मैं अंत करना चाहता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर।